अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूं, दोस्ते दराम बाय अरीज शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इसके लिए इसे बहुत मेहनत करनी थी। न जाने इसका बाप इसे कुछ देने पर राज़ी भी होगा या नहीं। इसे किसी भी हालत में अपना हिस्सा चाहिए था, जिसके लिए इसने अभी कुछ दिन तक यहीं रहने का फ़ैसला किया, ताकि वो हर चीज़ को पूरी तरह से हैंडल कर पाए। ये मसला इतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच कर यहाँ आई थी। आओ बेटे साईं, नीचे चलो, खाना खा लो। तुम्हारे बाबा साईं भी इंतज़ार करें। मुझे अभी कुछ नहीं खाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद से खा लूँगी। वो उनसे कहती एक बार फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ होगी। बेटा साईं दराम साईं भी खाने की टेबल पर हैं। सुबह किसी काम की वजह से वो तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, इसीलिए अब वो तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहते हैं। आई एम सॉरी आंटी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खाना खा लूँगी। इन्हें कह दें कि मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे बार बार ना कहें। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ सबकी मर्ज़ी की पाबंद हो गई हूँ। एक बार खाना खाने के लिए कहते हैं, फिर पीछे ही पड़ जाते हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मेहरबानी होगी। और प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। वो ताहट से कहती बदतमीज़ी कर गई थी। हमना इस बार कुछ ना बोल पाई। हमना इतनी देर लगा दी मेरी बेटी को बुलाओ कि कुछ खा बुलाओ कि कुछ खाऊं, मैं भी भूख लगी है मुझे। सलमा शाह से देखते हुए कहने लगे, साईं से भूख नहीं है। वो कहती है बाद में खाना खा लेगी, अब इसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। नाश्ता भी इसने देर से किया था ना, तो चाची साईं बुला कर लाएं। अगर नहीं खाती कुछ भी तो कोई बात नहीं, कम से कम साथ ही बैठ जाए। चाचू साईं का इतना दिल है इसके साथ बात करने का। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कल मेरे आने से पहले यहाँ यहाँ कौन सा तमाशा हुआ है, मुझे भी बताएं। क्या कहती है आपकी लाडली? कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा साईं, कोई मसला नहीं है। क्या हो गया? सब नाराज़ है मुझसे। क्या हो गया है? बस नाराज़ है मुझसे, नाराज़गी जता रही है अपनी। मैं मना लूँगा, मुझे यकीन यकीन है मुझे। हम ना ये खाना उठा लो, जब इसे भूख लगेगी मुझे बुला देना, इसके साथ ही खाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे कहकर हमना को मुखातिब किया था। लेकिन आपको तो बहुत ज़्यादा सख्त भूख लगी थी चाचू साईं, आप इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप शुरू करें, वो आती होगी। धराम साई को इनका यूं उठना बहुत बुरा लगा था। नहीं बेटा साईं, मैं तो बस इसके लिए थोड़ी देर देर वक्त गुजारना चाहता था। खाने का क्या, वो तो मैं बाद में भी खा लूंगा। आप बैठे, मैं बुला कर लाता हूँ। वो इनसे कहता उठकर खड़ा हो गया था। वो इसे रोक भी ना पाए थे। आप इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकते। इसे बिना इजाज़त कमरे में दाखिल होते देखकर वो बेड से उठी खड़ी हो गई थी। मैं इस तरह भी आ सकता हूँ, और इस तरह भी कोई मुझे रोकने वाला नहीं पैदा नहीं हुआ। मुझे इस घर में चलो बाहर चल के खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। मैं बता चुकी हूँ ना आंटी को, जब भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूँगी। आप जाएँ यहाँ से। और इस तरह मेरे कमरे में आए मुझे बहुत बुरा लगा है, और बेहतर होगा कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब लोग अपनी हद में रहें। और अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए बोली, जब अचानक दराम साई ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बेहद करीब खींच लिया था। मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात कान खोलकर अपने दिमाग ठिकाने पर रख कर सुन लो और समझ लो। मैं जब एक बार कोई बात कहूँ तो फ़ौरन मान जाया करो, क्योंकि मैं फ़िलहाल तुम पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं करना चाहता। ये सच है कि तमाम हकूक़ महफूज रखता हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम शादी से पहले या बाद में मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। मैं तुम्हारे साथ अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ। जानम साईं, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। तुम अच्छे लोगों की तरह इस घर में रहो, क्योंकि बुरों के साथ मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारे नखरे पसंद हैं मुझे, इसीलिए सलामत हैं। जिस दिन ये सर चढ़ गए ना, इस दिन ना तो ये नखरे सलामत रहेंगे और ना ही नखरे दिखाने वाली। तुम्हें यहाँ बसाया है तो बेहतर है यहीं पर रहो। और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला था, यहाँ मत चढ़ो। इसका दूसरा इशारा अपने सर की जानिब था, वरना वहां पहुंचाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसका तीसरा इशारा अपने पैरों की तरफ की जानिब था। इसकी बात का मतलब समझकर नूर को आगे तो लगी थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? चुप, हम शाह हैं। जानबशाही शाहों के खून में बेगम को दिल की सल्तनत की मलका बनाया जाता है, गुलाम नहीं। लेकिन जब यही मलका दिल की सल्तनत जला दे तो फिर इसका मकाम नीचे गिर जाता है, गुलाम नहीं, गुलाम से बदतर। लेकिन बात औकात औकात की है। अब देखना पड़ेगा तुम्हारी क्या औकात क्या है। अगर मलका बनना चाहो तो मोस्ट वेलकम, बाकी अपने दिल से ये खुशफहमी निकाल दो
जो यहाँ पर लेकर आई हो। चलो भूख लगी है मुझे और चाचू साईं को भी। जितना पराठा तुमने नाश्ते में मेरे लिए छोड़ा था, इससे मेरा कुछ नहीं बना। चलो अब ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है। वो इसका हाथ थामते अपने साथ लेकर जाने लगा। इसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों इसके इसके हाथ से अपना हाथ छिड़वा नहीं पाई थी। एक तो इसका हाथ बहुत मजबूती से इसके हाथ में क्या था, दूसरा खुद भी हिम्मत नहीं कर पाई थी अपना हाथ इसके हाथ से आज़ाद करवाने की। आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ दे देती हूँ। मेरे भैया सऊदीया से आ गए हैं 2 साल बाद, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो लोग लैंड करके उनकी फ़्लाइट अब बस घर आ जाएंगे कुछ ही घंटों में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस फिर मैं काफ़ी टाइम के लिए, 2 महीने की छुट्टी है उनकी, फिर गेस्ट वगैरह आने हैं घर में, फंक्शंस वगैरह होने हैं काफ़ी सारे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैं मसरूफ़ होंगी। अगर एपिसोड नहीं आया तो इसके लिए माजरत पहले से कर रही हूँ। ले चाचू साई आगे आपकी लाडी, चले अब खाना शुरू करें। वो इसे चाचू साई के साथ वाली कुर्सी पर बिठा कर खुद भी बैठ गया। इसके बैठने पर जहाँ चाचू साई खुश हो गए थे, वही हमना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो जल्दी जल्दी इनके लिए खाना लगाने लगी, जबकि खाने के दौरान वो बार बार इसे मुखातिब करते हुए इसे कुछ ना कुछ खाने को देता, जो चाचू साई को देना कहता। वो मजबूर होकर वो चीज़ सरमद शाह के सामने रख देती थी। नहीं बेटा नहीं, इस वक्त तुम ये तलाक की बात हरगिज़ मत करना। ये ना हो कि वो लोग कोई शर्त रख लें। तुम तकरीबन 1 महीना सुकून से वहाँ रहो, कुछ भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। वो अपने बाबा के साथ ना थोड़ी बहुत अटैचमेंट शो शो करो, ताकि इन्हें लगे कि तुम इनसे मोहब्बत करती हो और इनके लिए वहाँ गई हो। देखना बेटा, पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हें सबके साथ बना कर रखनी पड़ेगी। तुम्हें सबको ये जाहिर करना पड़ेगा कि तुम इन्हीं में से एक हो। हाँ, दराम के साथ ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करो इसे दूर ही रखो। जिस तरह से तुम बता रही हो, ये तो काफ़ी खतरनाक किस्म का इंसान है। इससे ज़रा फासला रखो, लेकिन अपने बाबा के लिए वक्त निकालो और वहाँ मौजूद बाकी लोगों के साथ भी तो घुलो मिलो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां हैं वहाँ, इनसे थोड़ी बहुत दोस्ती करो। देखो, इनसे ही फ़ायदा हमारा ही हो सकता है। तुम्हारा अच्छा बिहेव देख कर तुम्हें इसे जायदाद मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, और वो खुद ही तुम्हारे हिस्सा तुम्हें दे देंगे, क्योंकि इसने इस तरह से अचानक से अपना हिस्सा मांगा। तो हो सकता है वो तुम्हारे सामने किसी किस्म की कोई शर्त रख लें जो माना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। मॉम, मैं अपने हिस्से के लिए कुछ भी कर लूँगी। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते, मैं भी दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे अपने हिस्से की जायदाद के लिए दराम शाह से शादी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी, और बाद में तलाक ले लूँगी, जिस तरह से आपने ले ली थी। मेरे पास बहुत ऑप्शन है मॉम, कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। जहाँ तक आप कहते हैं ये लोग अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, बेटों को देंगे। अगर मुझे जायदाद के लिए शादी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी। हक महर में कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। एक आसान ज़िंदगी के लिए मेरे लिए वही बहुत होगा। इसकी सोच दूर तक जा चुकी थी। समरा इसे सुनकर हैरान भी थी और परेशान भी। आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो जायदाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये ना हो कि अपनी इतनी बेवकूफ़ी में वो दराम शाह से शादी कर ले, जिसका अंजाम बहन की सूरत में इसे और माइक को भुगतना पड़े। घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त वो कमरे में बैठकर काफ़ी बोर हो चुकी थी। इसलिए नीचे आई तो किसी को ना पाकर वहीं बैठी टीवी देखती सना से सवाल करने लगी। इसने एक नज़र मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी मुस्कुराहट इतनी बनावटी थी कि साफ पता चल रहा था कि इसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया जा रहा है। ताया साईं ज़मीनों पर चले गए। छोटे ताया साईं के साथ बाबा साईं शहर गए हुए हैं, स्नान अदा के साथ। चाचू साईं अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अम्मा साईं और बड़ी ताई गांव में फौतगी पर गई हुई है, और हमना चच्ची मुलाजमत से दोपहर का खाना बनवाने में मसरूफ़ है। जरी शूनी गई है जाविश कॉलेज, सानिया स्कूल। साहिर और दराम साईं जिरगे पर गए हुए हैं। घर में इस वक्त सिर्फ मैं ही दस्तियाब हूँ। बैठो, हम दोनों बातें करते हैं। वो काफ़ी फ्रेंडली होकर बात कर रही थी। नहीं, मेरा बैठने का कोई मूड नहीं। क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? वो जानती थी वो सिर्फ मजबूरी में से हंसकर बात कर रही है, लेकिन इसकी मजबूरी थी कि वो इस वक्त इस हद तक बोर हो रही थी कि इसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी थी। बाहर तो हम ऐसे नहीं जा सकते, किसी मर्द का तो होना ज़रूरी है ना। चलो, जब तक कोई आता है तब तक हम यहीं इंजॉय कर लेते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। शाम को जो भी आएगा हम इसके साथ बाहर चले जाएंगे। तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगे, पूरा गांव देख लेना। नहीं, मुझे भी जाना है। क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो? इसकी बात काटते हुए बोली, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इस तरह से जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिल सकती। वो इनकार करने लगी। इजाज़त मांग कौन रहा है? अब क्या घर से बाहर जाने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत है? मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो बता दो। वो उठ के खड़े होते हुए बोली तो इसकी दिलेरी पर सना की आंखें खुल गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती, और तुम भी मत जाओ। क्यों क्यों बेकार में डांट खाना चाहती हो? मेरी मानो तो मत जाओ।
तो मत जाओ, तुम नहीं जानती, अगर किसी को पता चल गया ना तो ये जो तुम्हारी मेहमान नवाज़ी हो रही है ना, ये तुम्हारे लाड उठाए जा रहे हैं ना, सारे लाड डरे रह जाएँगे। वो इसे उकसाने लगी थी। मैंने किसी को नहीं कहा कि कोई मेरे लाड उठाए, और मुझे कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं जाऊँगी तो जाऊँगी। ये डर कर और दब कर रहने वाले वाले काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। भाई, अगर किसी ने पूछा तो बता देना मैं अब गाँव देखने गई हूँ। वैसे कहती वहां से बाहर निकल गई, जबकि सना तेज से फ़ोन की जानी भाग गई थी। इसने जल्दी से दराम साई को फ़ोन किया। घर से फ़ोन आता देखकर दराम पहले तो परेशान हुआ, क्योंकि घर का कोई भी फ़र्द इसे इस वक्त तंग नहीं करता था जब वो जिरगे में होता था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? इस वक्त क्यों फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? इसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। वालेकुम सलाम। दराम साई, कुछ भी ठीक नहीं है। वो दरअसल नूर ना बिना बिना किसी को बताए घर से निकल गई है, बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए। मैंने इसको बताया भी कि इस तरह घर से नहीं निकलते बिना किसी की इजाज़त के, और बिना घर के किसी मर्द के। लेकिन इसने तो मेरी किसी बात को सिरे से अहमियत ही नहीं दी। मैंने इसे चादर लेने के लिए कहा तो चादर मेरे मुंह पर मार कर चली गई। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है इसने मेरी किसी भी बात को अहमियत दी हो। और मैं और मैंने इसे बताया कि आप भी गुस्सा होंगे। आपको ये चीज़ पसंद नहीं कि घर की औरतें इस तरह नंगे सर बाहर जाएं, लेकिन वो तो पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। इसने कहा, मुझसे ये सारी पाबंदियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दराम साहब का हुक्म मानती होगी? तुम जैसी लड़कियां मुझ में और तुम जैसी में बहुत फ़र्क है। मैं तो बेकार ही में ही शर्मिंदा हो गई। इसके सामने मैंने मिन्नतें की इसकी, लेकिन वो तो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे मैं इसकी कोई मुलाजिम हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आगे से इसके साथ बहस नहीं की थी। इसे समझा रही थी कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं नहीं है वो इस घर में नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी नज़रों में ना तो आपका हुक्म कोई अहमियत रखता है और ना ही आपकी ज़ात, वरना इस घर में कोई आपका हुक्म ना माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो घर में मेहमान आई है, अभी इसे इस खानदान के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये हरकतें करने पर आ जाए। वो इस घर में सिर्फ इसीलिए निकले हैं क्योंकि मैंने इसे बताया था कि ये आपका हुक्म है। इसने कहा कि वो आपका हुक्म नहीं मानती, बल्कि इस दुनिया का कोई भी शख्स इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इसने तो किसी के आने का भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने इसे कहा ड्राइवर के साथ चल जाए, तो वो मुझे अच्छी खासी बातें सुना कर निकल गई। मैंने इसे कहा भी कि गाँव में हमारी बहुत इज़्ज़त है, हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ अपने लिबास और तरबियत का ख़ास ख़्याल रखती हैं। लेकिन मेरे इतने समझाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आराम से ही चची साईं घर पे ही मौजूद थी, लेकिन मजाल है जो इसने इजाज़त मांगी या फिर जाने से पहले बताने की ज़हमत की, और टूं 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 इतना लंबा 2 पेजेस एक्स्ट्रा इसके टर्टर ने बना दिए हैं। हद है, सीधा बोल दे तो पहले ही कॉल काट देता। उसकी पूरी दलीलें सुनी है, 2 पेजेस की आगे से फ़ोन काट दिया। वो न जाने क्या क्या बोल रही थी जब अचानक कान में फ़ोन बंद होने की आवाज़ टकराई थी। अरे ये क्या दराम से आपने तो फ़ोन ही बंद कर लिया। अपनी लाडली के करतूत सुन लेते वो बदमज़ा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर लड्डू फूट रहे थे कि आज इसकी मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो जानती थी दराम से का प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अपने रीतों रिवाज और सकाफ़त के खिलाफ कदम उठाने वाले को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते हैं। वो न जाने किस तरफ निकल आई थी। आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती वो पहले तो आबादी की जानिब आई, जहाँ पर हर कोई इसे देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग इसे घूर क्यों रहे हैं। ये गाँव फ़ैशन में इतना भी पीछे नहीं था। इस बात का अंदाज़ा इसने इन लोगों की ड्रेसिंग से लगा लिया था। हवेली के अंदर भी ज़ाविश, सना, ज़रिश, यहाँ तक कि सानिया भी अपनी ड्रेसिंग काफ़ी जदीद और डिज़ाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए करती थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद इतने फैशनेबल होने के बावजूद सब लोग इसे क्यों इस तरह से घूर रहे थे। वो भी इन्हीं की तरह थी इन्हीं की तरह कपड़े कपड़े सलवार और कुर्ता पहन रखा था इसने, लेकिन फिर भी इसे घूरना तो जैसे इन लोगों ने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया था। इसे गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि इस तरह के माहौल में वो पहले से वाकिफ़ नहीं थी। अजीब लोग हैं ये सब, मुझे ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेहतर था कि ड्राइवर के साथ आती। नहीं यार, ड्राइवर के साथ आती तो वो सना की बच्ची फिर कोई ड्रामा करती। साफ लग रहा था वो बातें भी ज़बरदस्ती कर रही है मुझसे। मैं कहती हूँ अगर इसे मुझसे बात करना नहीं पसंद तो पसंद नहीं है, तुम मुझसे बात ही कर क्यों तुम मुझसे बात कर ही क्यों रही हो? बाकी सब लोग तो इतने अच्छे से बात करते हैं, बस यही अजीब औरत सीधे मुँह बात नहीं करती। शायद मैं इसे पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा, फिर इसे मैं क्यों पसंद नहीं हूँ? बाकी सब तो इतने अच्छे हैं। ज़रिश और सानिया भी बहुत प्यारी है, बस यही कुछ अजीब सी है। पता नहीं इसे मुझसे क्या मसला है। बेहतर है मैं इससे दूर ही रहूँ। इसने दूर रहना ही
मेरे लिए बेहतर रहेगा, ये ना हो कि बेकार में गले पड़ जाए। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते खुद से बातें करने में मसरूफ़ थे। एक्सक्यूज़ मी, इस पहाड़ी के ऊपर जाने का कोई रास्ता? अपने सामने खूबसूरत तरीन पहाड़ देखकर इसके दिल में इस पर चढ़ इस पर जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। ये पहाड़ नीचे से देखने में इतना खूबसूरत था, तो ऊपर से न जाने कितना खूबसूरत होगा। पहाड़ के ऊपर से बहता झरना इसे साफ नज़र आ रहा था, जो देखने में बेहद खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। तो इसने फ़ौरन ही वहाँ एक काम करते आदमी से पूछा था। जी हाँ बीबी जी, पीछे की जानिब रास्ता है, आप वहाँ से आगे जाएं और वहाँ से जैसे ही मुड़ेंगे आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अकेले इस तरफ ना हो जाएं। पहाड़ी रास्ता है, पर बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ेगा। आदमी ने तफसील से बताया। शायद वो इसे यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कोई मुसाफिर समझ रहा था। नहीं, मैं एहतियात से जाऊँगी, कोई मसला नहीं होगा। वैसे कहती थैंक यू कहकर आगे बढ़ गए, जबकि वो आदमी से जाता देख अपने काम में मसरूफ़ हो गए। इस आदमी के बताने के मुताबिक ये रास्ता सच में ही बहुत मुश्किल और पत्थरों से भरा हुआ था। इसके लिए आगे कदम उठाना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी ऊपर जाकर वो बहते पानी का नज़ारा देखने की ख्वाहिश से आगे जा रही थी। वो बिना रुके ऊपर की जानिब जा रही थी। न जाने कितने ही लोग इस रास्ते पर कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे आते, शायद इनका ये रोज़मर्रा का काम था। वो आहिस्ता-आहिस्ता इस पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी थी। अगर इसे ऊपर की जानिब जाने में इतना तजस्सुस ना होता तो शायद वो यहीं से वापस मुड़ जाती, लेकिन ये शौक था जो इसे ऊपर की जानिब लेकर जा रहा था, और आखिर में वो यहाँ आ ही गई थी। वो काफ़ी ऊपर तक आ चुकी थी, लेकिन शाम के साए फैलते जा रहे थे। वो अपने साथ कोई मोटी चादर, स्वेटर लेकर नहीं आई थी, इसीलिए अब इसे सर्दी भी लग रही थी, लेकिन वहाँ झरने के पास भी जाना चाहती थी। मैं वापस आ जाऊँगी किसी के साथ। अब शाम हो गई है, हवेली के लोग भी परेशान हो रहे होंगे। मैं भी बिना किसी को बता के यहाँ चली आई, और सना भी किसी को मेरे बारे में ठीक से कुछ बताएगी नहीं, इसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए वो घर जाने के बारे में सोच रही थी। अब पता नहीं घर का रास्ता किस तरफ था। वो तो यहाँ आने से पहले कोई साइन बोर्ड भी ध्यान से नहीं देख पाई थी। वापसी के लिए नीचे की जानिब उतरने ही लगी थी कि अचानक इसका पैर फिसला और हवा में इसकी चीख बुलंद हुई थी। इसे ऐसे कैसे घर से निकल गई वो तुम्हें पता नहीं है? इसे गाँव के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नहीं जानती कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। तुमने इसे मना तक नहीं किया। वो गुस्से से भरा हुआ वापस घर आया था। धराम साहिब, मैंने इसे बहुत मना किया, इसे समझाने की कोशिश की कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन मेरी बात मानने के बजाय मज़ीद ज़िद पर उतर आई। मेरे इतने बार मना करने के बावजूद इसने मेरी कोई बात नहीं मानी, और तो और इसने घर में किसी से इजाज़त मांगना तो दूर, बताना तक ज़रूरी ना समझा। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप हमना चाची से पूछ लें, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। वो चादर तक नहीं लेकर गई, बाइक किसी को साथ लेकर जाना तो दूर की बात। मैंने इसे कहा था और कुछ नहीं, कम से कम ड्राइवर को ही अपने साथ ले जाए, लेकिन न जाने मुझसे वो इतनी खार क्यों खाती है, और कि मुझसे सीधी मुँह बात तक नहीं करती। चुप हो जाओ सना, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो घर से बाहर निकल रही थी तो तुम वहाँ खड़ी तमाशा देखने के बजाय हमना चाची को भी बता सकती थी। मुझे फ़ोन करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि घर के लोगों को ये बात बताई जाए, लेकिन ये बात तुमने मुझे फ़ोन करने के 1 घंटे के बाद ही इन्हें बताई, और वो बेचारी तो यही सोच रही थी कि वो ऊपर कमरे में है। इस घर में आए इसे 2 दिन भी नहीं हुए। गाँव के बारे में क्या जानती है जो इस तरह से बाहर जाने दिया? अगर इतना मसला था तुम्हें तो तुम चले जाते इसके साथ। अगर फिर भी ज़्यादा मसला था तो मुझे फ़ोन कर देती। इसके जाने के बाद भी फ़ोन किया था तुमने मुझे तो पहले कर देती, मैं कोई हल निकाल लेता। इसका बस नहीं चल रहा था, वो गुस्से में कुछ कर डाले। धराम साई, अब सना पर गुस्सा क्यों हो रहा है? इस बेचारे का क्या कसूर? वो घर की लड़कियों को अहमियत देती है कहाँ है? बात तक नहीं करती। इन्हें मुँह तक लगाना तो पसंद नहीं करती। वो खुद ही एक बागी लड़की है। इसके नाज़ो-अंदाज़ से आपको पता नहीं चला कि इसके तौर तरीके कैसे क्या हैं? ज़रीन ताई से अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त न हुई, इसलिए धराम को मुखातिब करते हुए बोली थी। हम्म चाची साईं, इस वक्त मैं इसे कुछ भी नहीं कह रहा, बाकी बातें घर आने के बाद होंगी। एक बात कान खुलकर सुन लो सना, अगर इसे कुछ हुआ तो इस चीज़ का नुकसान इसे नहीं, तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अनजान है। लेकिन तुम इस हवेली के एक एक असूल से वाकिफ हो। वो एक निगाह देखता था इसे घर से बाहर निकल गया, जबकि इसके जाते ही फिजान चाचू साईं ने भी गुस्से से देखा था इसे। बाबा साईं, मैंने बहुत कोशिश की थी इसे रोकने की। वो सफाई देते नजरें चुका गई थी। एक बात याद रखना बेटा साईं, वो भी इस घर की बेटी है, और हम बेटियों के हकूक में मिलावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझाओ इसे, सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त है, बेहतर है संभल जाए। इसे समझाओ, इसकी एक गलती मुझे मेरे भाइयों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से तरीन बेगम
को देखते अपने कमरे की जानिब चले गए। वो आज ही शहर से लौट कर आए थे। अभी तक इनकी मुलाकात नूर से नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया सना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। क्या चाहती हो तुम? तुम क्यों कर रही हो तुमने ये हरकतें? तुम क्यों कर रही हो ये हरकतें? अगर वो घर से बाहर जा रही थी तो हमना घर पर ही थी। तुम्हें इसे बता देना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? हमना से ये बात छुपाने की कोशिश की। तुमने हमना को बताया ही नहीं कि वो घर से निकल गई। तुम दराम साई को फ़ोन करने के लिए भागी। तुम नूर के होते हुए भी तो फ़ोन करके इजाज़त माँग सकती थी। तुम दोनों ड्राइवर के साथ चली जाती। इसे अकेला क्यों जाने दिया? तुम नहीं जानते गाँव दुश्मनों से भरा पड़ा है। अल्लाह न करे बच्ची अगर दुश्मनों के इलाके में चली गई तो फिर क्या होगा? इसे गुस्सा इत इससे गुस्सा अपनी जगह। तुम इसे पसंद नहीं करती हो, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें करो मैं सोच भी नहीं सकती। जैसे इधर आराम से ही घर वापस आए तुम इनसे माफ़ी मांगोगी। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। वो बेहद गुस्से से कहती, खुद भी परेशानी से बाहर आकर बैठ गई। इन्हें भी यही सोच सोच बार बार परेशान करती कि न जाने नूर कहाँ चली गई होगी। वो पागलों की तरह इसे पूरे गाँव में ढूंढ रहा था। आखिर वो इस तरह से कहाँ जा सकती थी? एक तो वो गाँव के बारे में कुछ नहीं जानती थी, दूसरी यहाँ गाँव के बीचों बीच मलिक के आदमी घूम रहे थे, वो जो इसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और वो साहिर और सनान पर भी खास ध्यान रखता था कि कहीं मलिक के लोग इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब से इसने मलिक को जेल भेजा था वो खुलेआम धमकियां देने पर उतर आया था। इसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये बात इसके गांव के हद के अंदर नहीं हुई थी, इसीलिए वो फैसला करने का हक नहीं रखता था। बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची। इसने इस लड़की को बहुत सपोर्ट किया था। जब तक मलिक जेल ना चला गया तब तक वो इसका साथ देता रहा था, पर अब इसने धमकी दे दी थी कि वो इससे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने घर की लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता था, इसीलिए नहीं क्योंकि वो मलिक से डरता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत बहुत अजीज थी। वो अपने घर की बच्चियों की इज्जत पर किसी भी किस्म का दाग नहीं लगने दे सकता था। पहले तो 2 घंटे वो गाड़ी में ख्वार होता रहा, फिर आखिर इसने गाड़ी छोड़कर पहाड़ी की जानिब जाने का सोचा, क्योंकि बचपन में भी ये पहाड़ी इसे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो 2-3 बार इसे जबरदस्ती वहां लेकर गई थी। बचपन में न जाने क्यों इसे वो पहाड़ी बहुत पसंद थी। हो सकता है ये पहाड़ी से आज भी पसंद हो। वो बिना किसी से पूछे थे इसे पहाड़ी के ऊपर की जानिब चल दिया। इस तरह गाड़ी का रास्ता नहीं था। जो भी लोग जाते थे पैदल सफर करते थे। इसने अभी आधा सफर ही तय किया था कि इसे ऊपर से चीख की आवाज सुनाई थी। इसने अपनी रफ्तार बेहद तेज कर ली। इसकी चीख को वह पहचान चुका था। वो तेज से भागता हुआ ऊपर की जानिब आया, लेकिन इसे ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ा। से ही फासले पर जमीन पर पड़ी वो रो रही थी। दर दर तुम ठीक हो? ये क्या हुआ मेरी जान? वो बेहद फिक्रमंदी से इसके पैर को देख रहा था जहां से खून बह रहा था। मैं गिर गई, इसने रोते हुए बताया था। तो बेवकूफ लड़की, इस तरफ आने के लिए कहा किसने था? और ये इतनी ऊंची हील पहनकर तुम यहाँ आई? किस हद किस चीज की हद हर किसी चीज की हद होती है। बिना इजाजत तुम घर से बाहर क्यों निकल पड़ी? और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो इसके पैरों को छूकर इसका सर देखने लगा, जहाँ दुपट्टा नाम की कोई चीज नहीं थी। वो दुपट्टा हाँ अटक कर फट गया। मैं साथ लेकर आई थी इसे और मैंने सर पर रखा हुआ था। मैंने इसे सर से बिल्कुल भी नहीं उतारा, लेकिन फिर भी वो वहां पर अटक गया। मैंने इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है वो और बहुत चोट भी आई है। वो अपने गाल गाल हाथों से रगड़ती से बताने लगी, जबकि इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद न जाने क्यों दराम साई की घनी मूंछों तले ना भी लब पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो अपने पैर को देखने लगी, जहां दराम पता नहीं क्या कर रहा था। अपने रुमाल के साथ दराम को इस तरह अपने पैरों को छूते देख इसे बहुत अजीब लग रहा था, जबकि इसकी लबों की मुस्कुराहट इस पर बहुत कुछ जता रही थी। अब इस खुश फहमी में मत रहिएगा कि मैंने आपकी बात मानकर अपने सर पर दुपट्टा लिया है। मैंने ये दुपट्टा सिर्फ इसलिए लिया था ताकि कोई मेरे बाबा साईं को कुछ ना कहे। अगर इनकी बेटी इस तरह पूरे गांव में घूमती तो लोग बातें तो मेरे बाबा साईं के को सुनाते ना। मुझे अपने बाबा साईं की इज्जत की परवाह है, सिर्फ इसलिए दुपट्टा लिया था मैंने, वरना आपकी कोई भी बात मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। और अब आप मेरे पैर छोड़कर गाड़ी लेकर आए, मुझे घर वापस जाना है। नूर गुस्से में कह चुकी थी। वो खुद भी नहीं जानती थी जबकि इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद आराम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अगर तुमने ये दुपट्टा अपने बाबा साईं के लिए लिया है तो यकीन मानो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें अपने बाबा साईं की इज्जत की परवाह है। और ये बात जानकर इन्हें भी खुशी हो गई। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और इसके सामने अपना हाथ फैलाया।
नूर ने वहीं बैठे-बैठे अपनी अकल पर मातम की थी और वो शख्स पर क्यों जता रही थी कि इसके बाबा साईं की ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखते हैं कि ये बात तो वो अपने दिल से भी नहीं कहती थी। वो इसका हाथ को नज़रअंदाज करती उठकर खड़ी होने लगी कि अचानक इसका पैर फिर से फिसल कर आराम साईं की कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से बचाया तो यकीनन वो दूसरा पैर भी तुड़वा लेती। मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अगर आ जाकर गाड़ी लेकर आए। वो उसका हाथ अपने कमर से हटाती से दूर होते हुए बोली, जानम साईं आपको नीचे तक तो सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती। ये रास्ता बहुत ख़राब है। वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला, ओके फ़ाइन, अगर रास्ता ख़राब था तो मैं खुद ख़राब है तो मैं खुद चली जाऊँगी। आप मुझसे दूर ही रहें। वो गुस्से से कहती अब एक कदम भी नहीं उठा पाई थी कि इसके पैर में एक बार फिर से दर्द की उठ लहर उठी थी। इससे पहले कि वो चीखती, इसने खुद को फ़िज़ा में महसूस किया। या अब क्या करें? मुझे नीचे उतारें, मैं खुद चलकर जाऊँगी। प्लीज़ मुझे नीचे उतार दें। वो लम्हे में ही मज़ामत करने लगी, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी? वो अपनी मज़बूत बाहों में कैद किए नीचे की जानिब चल दिया। देखें, मुझे नीचे उतार दें। देखें, मुझे नीचे उतार दें। आपको समझ नहीं आ रहा? अजीब ज़बरदस्ती है। चुप, एकदम चुप। अब आवाज़ मत निकालना। आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? हर वक्त फजूल बोलती रहती हो। मुझे ऐसी बहस करने वाली बीवी हरगिज़ पसंद नहीं है। अपने आप को बद अपने आप को बदलो, वरना अभी तुम दराम शाह से वाकिफ़ नहीं हो। जब मैं तुम पर अपना आप जाहिर करने पर आया तो सिर्फ मैं ही रहूँगा, तुम में भी और ख़ुद में भी। अभी तुमने दराम शाह को 1% भी नहीं जाना। अभी वक्त है, संभल जाओ। वो बारीक गंभीर आवाज़ में कहते से खामोश करवा गया था। इसे अपनी बाहों में उठाए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हुआ और इसके पैर पर इसका रुमाल अब तक मजबूती से बांधा हुआ था। पहाड़ का लंबा सफ़र तय करने के बाद इसने बहुत एहतियात से इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइविंग सीट संभालता इसे वापस हवेली की जानिब लेकर आया। रास्ते में इन दोनों के में कोई बात नहीं हुई थी। शायद इसके गुस्से से डांटने की वजह से इसने इससे कोई बात नहीं कर रही थी। दराम ने भी आगे से मज़ीद कोई बात न की। एक तो इसे इसका अचानक यूँ घर से चले जाना बुरा लगा था। दूसरा आज कुछ भी हो सकता था। इसकी लापरवाही से इसे कोई भी नुकसान उठाना पड़ सकता था, जिसकी वजह से इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसने अपना गुस्सा इस पर ज़ाहिर नहीं किया था और वो यही चाहता था कि वो इसके गुस्से से दूर ही रहे। वो अपने गुस्से की शिद्दत को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो नहीं चाहता था कि इसके अजीज़ो जान लोग इसके गुस्से का शिकार हो। वो गुस्से में अक्सर अपना ही नुकसान कर देता था, जिससे वो खुद भी ब बखूबी वाकिफ़ था। इसलिए इसने खामोशी से सारा रास्ता तय किया और इसे वापस घर ले आया था। इसे इस तरह से दराम की बाहों में देखकर सना को आग ही लग गई थी। वो तो न जाने क्या क्या सोचे हुए थी, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इससे तो वो और भी दराम के करीब आ गई थी। इस तरह इन दोनों को एक दूसरे के इस कदर नज़दीक देखकर इसके तन बदन में आग जलने लगी थी। वो सॉरी, ये पढ़ लिया मैंने, दोबारा आ गया था शायद, नहीं दोबारा मैंने पढ़ा, सॉरी। जल्दी से इसके पास आई थी, जबकि वो आगे कदम बढ़ाते इसे लाकर सोफे पर आराम से बिठाने लगा था। डॉक्टर को फ़ोन करो साहिर साईं, ये पहाड़ी पर गिरी हुई पड़ी थी, पैर पर अच्छी खासी चोट आई है। वो इसका पैर आहिस्ता से उठाकर सोफे पर रख चुका था। चोट काफ़ी गहरी थी, लेकिन फिर भी दराम साईं का इसके पैरों को हाथ लगाना ना तो बाबा साईं को पसंद आया था और ना ही चचा साईं को। शायद इस वक्त दराम की हरकत इनकी मर्दाना अना पर ज़रब लगा गई थी। चाचा साईं, सॉरी, मैं समझी चाची। दराम साईं अपनी जगह से उठे। डॉक्टर आ रहा है, वो देख लेगा। बाबा साईं ने ज़रा सख्ती से इसे इसकी पोजीशन का एहसास दिलाया था। जी बाबा साईं, लेकिन जब तक डॉक्टर आता है तब तक कोई भी ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। खून अब भी बह रहा है, तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देखते हो? जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। इसके अंदाज को नज़रअंदाज करता सना पर चिल्लाया था, क्योंकि इस वक्त सना के अलावा और कोई लड़की नहीं थी, वरना वो इसे कम ही मुंह लगाना पसंद करता था। जी साईं। सना बस इतना ही कहती फ़ौरन अंदर की जानिब भाग गई थी, जबकि सना का बुकलाया हुआ अंदाज नूर को बहुत कुछ वाज़ेह कर गया था। वो पहले भी ये चीज़ नोट कर चुकी थी, लेकिन तब इसे इस बात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सना का अंदाज, इसका अजीब तरह से बात करना, इसकी नापसंदीदगी इसे अब समझ आ रही थी। ओह! तो ये वजह है सना की मुझे नापसंद करने की। मोहतरमा सना दराम शाह से मोहब्बत करती हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये मोहतरमा जल रही हैं मुझसे, तो फिर क्या करना चाहिए?
यकीनन जलने वालों को और जलाना चाहिए। वो इसका चेहरा देखते ही मुस्कुराई। ये इस घर की वो इंसान थी जो इसे कभी भी पसंद नहीं थी। पहले दिन से ही वो इसे अजीब तरह से बात करती थी। इसका एटीट्यूड इसे बहुत बुरा लगता था और इसके साथ वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी, ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इसकी माँ इसे ये बात बहुत पहले बता चुकी थी कि धराम साई का निकाह सना से होने वाला है, लेकिन शायद सरमद अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला किया था। यकीनन अगर वो इस दिन इन दोनों के बीच ना होती तो शायद वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते, लेकिन इसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी खराब हुई थी। अगर तो सनत राम से सच्ची मोहब्बत करती है तो फिर वो हक पर थी। बेटा, ये गांव काफ़ी हद तक खतरनाक है। यहाँ पर सिर्फ हमारे हमदर्द नहीं बल्कि दुश्मन भी बहुत हैं। तुम्हें यहाँ थोड़ी एहतियात करनी होगी मेरी जान। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिना किसी गर्म शॉल के बाहर क्यों निकली? यहाँ कितनी सर्दी है। हमने अपने ऊपर से शॉल गर्म शॉल उतार कर इसे पहनाने लगी। वो बेशक सगी माँ नहीं थी, लेकिन इनका फिक्र जताना लहजा सगी माँ से बढ़कर था, जिसको इसने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। कहा था चादर लेने का कहा था सना इसके मुंह पर मार कर चली गई थी। मेरी बेटी को तो बिल्कुल मुलाजमा समझ रखा है इसने। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोग इस घर में बहुत सालों के बाद आई हो, इसीलिए हम सब तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके बता बता रही है और तुम इसके साथ बेइज्जती की जा रही हो। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने का बोलकर तुम्हारे हमारे घर की बच्चियां यूं मुंह उठाकर बाहर नहीं निकलती। मैं अब तक चुप थी क्योंकि सरमद अदा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी से अच्छे तरीके से पेश आओ। तुमसे 4 साल बड़ी है। तुम इसे इसके नाम से और तमीज़ से बुलाती हो बेहद तमीज़ से बुलाती हो सॉरी, इसके नाम से और बेहद बदतमीजी से बुलाती हो, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अपनी माँ की सिखाई हुई तरबियत वहीं भूल कर आओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जरीन ताई जो सुबह से अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती करवा रही थी, इसे सख्त लहजे में समझाने लगी। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया था, बल्कि इसने तो मुझे मना भी नहीं किया। ये तो आगे से ड्रामे कर रही थी कि अगर गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं देखना चाहती थी कि क्या हो जाएगा। बात अगर तरीके से की जाए तो इंसान समझ आता है, लेकिन ये मोहतरमा मुझे ड्रामा दिखा रही थी। पर मैं किसी से नहीं डरती, मैं बदतमीजी नहीं करती हूँ, ये करती है हमेशा मेरे साथ। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अपने पर्सनल्स की वजह से ये मुझे टारगेट कर रही है। और ये आपको नज़र नहीं आ रहा? आज मुझे ये चोट लगी है ना, आपकी बेटी की वजह से लगी है। कब कब इसने मुझे कहा था ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाने के लिए? ज़रा यहाँ आप पर आकर सच बोले और मेरी माँ की तरबियत पर आप ना ही जाएं तो बेहतर होगा। आपकी बेटी की तरबियत भी देखी है मैंने। इनकी बात पर वो इसे अच्छी खासी तब चढ़ इनकी इसकी बात इन इनकी बात पर इसे बहुत अच्छी खासी तब चढ़ गई थी। वो तमीज़ और बदतमीज़ी का फ़र्क भूले इस अपनी बात क्लियर कर चुकी थी। तौबा तौबा, ज़बान दराज़ी देखो, इस लड़की की बात करने की तमीज़ नहीं है। सामने छोटा खड़ा है या बड़ा खड़ा है, होश ही नहीं है, बस अपने ही हाँके जा रही है। बस करें चाची साईं, वो बच्ची है, इसे समझ नहीं है। आप तो समझदार हैं, इसे यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। तुम चलो, कमरे में डॉक्टर आने वाला है। दराम एक नज़र ज़रीन को देखता नूर से मुखातिब हुआ था, जबकि नूर बेहद गुस्से से पहले ज़रीन और बाद में सना को देखा था। सना को देखते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारी मोहब्बत से मुझे क्या लेना देना सना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। गेम अच्छी खेली है तुमने, लेकिन मैं कोई दब्बू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। कैसे जाऊँ अंदर? मेरे पैर पे चोट लगी है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। सबका दिल चाहता है अपनी भड़ास निकाल जिसका दिल चाहता है अपनी भड़ास निकालता है मुझ पर। इससे बेहतर था कि मर ही जाती, वहाँ पर वापस आती ही नहीं। बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। बकवास बंद करो, अपनी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो अपने मुँह से क्या फजूलियात निकाल रही हो। इसकी फजूल गोई पर वो धाड़ा था, मैं ही बकवास करती हूँ, सारी गलती मेरी ही है, मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ आ गई और फिर यहाँ पिछले 3 दिनों से बेवकूफ़ों की तरह इस कमरे में पड़ी हूँ। किसी को एहसास तक नहीं, कोई मुझे बाहर लेकर जाए, मेरा दिल नहीं लगता। यहाँ 4 लड़कियाँ हैं इस घर में जिनको अपने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल फंक्शन से फुर्सत नहीं मिलती, पता नहीं। और एक मैं हूँ यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। मुझे पता है ना, तो वहाँ किसी के लिए अहम थी और ना ही मैं यहाँ कोई अहमियत रखती हूँ। मेरी माँ की ज़िंदगी में तो मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई प्यार नहीं करता मुझसे। पता नहीं इसकी आंखों में आंसू कौन सी बात को ले आए थे, लेकिन इसकी आंखों से बहते आंसू इसे बेहद मासूम बना गए थे।
जिसने सबको दिल जिसने सबके दिल को तड़पा दिया था। नहीं बेटा साईं, इस हफ्ते बच्चे तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगे। मेरी जान, साहिर साईं ने तुम्हारे लिए स्पेशल वक्त निकाला है। तुम हम सबके लिए अहम हो, बेहद अहम हो मेरा बच्चा। तुम बस अपना मुंह ठीक करो, कल ही सनान साईं तुम्हें अपने साथ गाँव घुमा कर लेकर आएगा। असगर साहब ने बेहद प्यार से आंसू साफ करते हुए इसके माथे को बुसे देकर बोला था, सनान अदा क्यों दराम साहब, क्यों नहीं? इन्हें क्या सिर्फ गुस्सा करना चलाना आता है? इसे कहें कि मुझे लेकर जाएं, मुझे इनके साथ जाना है। ये जो मुझे हर वक्त डांटते रहता है फिजूल में, इन्हें कहें मुझे बाहर लेकर जाएं, वो भी कल सुबह सुबह। वो बेहद लाड से इसके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली। इसके अंदाज ने सबको हैरान कर दिया था। सुना तुमने दराम साहब, मेरी बच्ची ने क्या कहा कल? सारे अहम काम छोड़ो, हमारे लिए सबसे अहम हमारे घर की खुशी है। वो इसकी जानिब देखते हुए बोले, जी बाबा साईं, जो हुक्म, लेकिन पहले ही अपना पैर तो ठीक कर ले, चोट काफी गहरी है। वो अपना कल का एक बहुत अहम काम नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कहने लगा, कल तक ठीक हो जाएगी मेरी चोट, आप बहानेबाजी ना करें। इससे पहले कि बाबा साईं कुछ कहते वो बोल पड़ी, ठीक है बाबा साईं, मैं लेकर जाऊंगा। बाबा साईं के मुस्कुराने पर वो बोला, असगर साहब के सीने में मुंह छुपाए इसने एक नज़र सना को देखा था। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ते देख इसे बहुत अच्छा लगा था। वो अपनी माँ जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इसे पसंद नहीं आता था, इसके साथ वो ज़्यादा देर अच्छा बनने का ड्रामा नहीं कर सकती थी। अब अब खुश मेरी जान? ताए साई ने बहुत प्यार से पूछा था। बहुत खुश। अब इनसे कहें मुझे उठाकर कमरे में छोड़ें, जैसे बाहर से उठाकर लाए थे। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि दराम ने बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट से उभरते डिम्पल्स को देखा। शायद यहाँ आने के बाद वो पहली बार इतना खुलकर मुस्कुराई थी। बेटा सही, आओ मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता। सबके बीचों बीच अचानक इसका दराम को खुद को उठाने के लिए कहना बहुत अजीब था, इसलिए वो बात संभालते हुए बोले, मैं नहीं चल सकती, बहुत ज़्यादा दर्द है। ये पहाड़ी से भी मुझे उठा कर लाए हैं, अब तो सिर्फ यहाँ कमरे तक छोड़ना है। आए दराम साईं, लेकर चले मुझे कमरे में। वो अपने हाथ ऊपर करती से बुलाने लगी। बाबा साईं इसके करीब से उठे थे। वो तो शुक्र था कि इस वक्त यहाँ जाविश और जरिश और सानिया नहीं थी। इसके सामने से वाकई बहुत शर्मिंदगी होती। सानिया इस वक्त अपने कमरे में थी, जरनिश किचन में, और जाविश अपने किसी सहेली के घर गई हुई थी, जिसे लेने साहिर को जाना था। पता नहीं वो गया भी था या नहीं। इसने बेहद एहतियात से इसके नाजुक से वजूद को अपने बाहों में उठाया, तो वो लम्हे में ही इसकी गर्दन में अपने बाजू डालते इसके सीने में अपना मुंह सर छुपा गई। ये लम्हात इसके लिए कितने मुश्किल थे, ये तो सिर्फ वही जानती थी। लेकिन इस वक्त वो सना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने की शिद्दत से ख्वाहिश कर रही थी। थैंक यू, सुबह तैयार रहिएगा, वक्त पर निकलेंगे घर से। रात में आराम आ गया तो ठीक, लेकिन नहीं भी आया तो हम ज़रूर जाएंगे। मुझे गांव देखने का बहुत शौक है, हम इस पहाड़ी पर भी वापस जाएंगे। आप ऐसे ही उठाकर लेकर चलेंगे। इसके साथ ही कमरे में दाखिल होती सना को महसूस करके वो बेहद प्यार से इसके गले में अपने बाजू मजबूत न, बाज, बाज, बाजू मजीद मजबूती से डालती से पूछने लगी, कोई बात नहीं, सुबह हम भी तुम्हारे साथ होंगे ना, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, हम तुम्हें आराम से वहां लेकर जाएंगे। वैसे भी कल जाविश को कॉलेज से छुट्टी है, और सानिया की छुट्टी तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके एग्जाम्स हो रहे हैं। लेकिन जरिश हमारे लिए छुट्टी कर लेगी। वो इसे बेड पर लिटाकर अ, जैसे ही पीछे हटता वो इसके ऊपर कंबल डालती गुस्से से बताने लगी थी, नहीं, मुझे और किसी को साथ लेकर नहीं जाना दराम साईं, सिर्फ मैं और आप, बता दें इसको। वो एक नज़र देखती दराम का हाथ थाम चुकी थी। दराम साईं, सिर्फ हम जाएंगे ना? वो बेहद मासूमियत से इसे देखते हुए बोली, हाँ, किसी को भी छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, कल सिर्फ मैं और दर्द जा रहे हैं। हफ्ते वाले दिन सनान साईं सबको लेकर जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से बाहर जाने लगा, जहाँ डॉक्टर आ गए थे। दराम साईं, इंजेक्शन नहीं लगाइएगा, मैं मना कर दूंगा, डोंट वरी। वो दिलकशी से मुस्कुराता बाहर निकल गया। इसे कैसे पता कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है? नूर ने खुद से सवाल किया था। लो ये चादर, डॉक्टर अंदर आ रहा है। वो अलमारी से चादर निकालकर इसकी तरफ फेंकती हुई बोली, मैंने क्या ऐसे ही तुम्हारे मुंह पर चादर मारी थी? नूर ने एक अदा से मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में पूछा था। लो, इसे डॉक्टर अंदर आने वाला है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तुमने ये कहानी इमेजिन अच्छी कर ली। अगर तुम मुझे ये देती ना, तो मैं इसे सच में तुम्हारे मुंह पर ही मारती। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए हुए बोली, जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और आराम से ही अंदर दाखिल हुआ। इसने लम्हे में ही चादर उठाकर अपने कंबल के नीचे फेंक दी थी।
डॉक्टर आ रहा है, तुम्हारा दुपट्टा किधर है? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं है मेरे पास, कब से मांग रही हूँ, सना अदी से नहीं दे रही। आप प्लीज़ दे दें अपनी चादर। पहले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब बहुत अजीब सा महसूस होता है। यहाँ आने के बाद वो इसके कंधे से अजरक खींच चुकी थी, जिस जिस पर सना का पूरा मुंह खुल गया था। इस लड़की की हिम्मत तो वाकई ही काबिल दी थी। शायद वो जानती नहीं थी कि वो किससे पंगा ले रही है। क्या हुआ, आपको बुरा लगा? अच्छा, आप वापस ले ले, मैं कोई और ढूंढ लेती हूँ। वो बेहद मासूमियत से देखते हुए बोली, जिस पर दराम दिलकशी से मुस्कुराया। बुरा क्यों लगेगा जानम सही, हक है तुम्हारा। इसे अपनी अजरा खुद पर लपेटे देखकर सुकून इसके अंदर तक उतर गया था। थैंक यू। प्लीज़ डॉक्टर को इंजेक्शन से मना, फिक्र मत करो। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें छूने की। वो मुस्कुरा कर कहता, दरवाज़ा खोल चुका था। अचानक आने वाला बदलाव इसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन बहुत खुशगवार भी था। सना ने बेख्तियार अपनी मुठिया बीची, जिस पर नूर भी मुस्कुरा दी। गलत बंदी से पंगा ले लिया आपने सना अदी। सना का फीका चेहरा इससे अच्छा लग रहा था। इसने गलत किया था और नूर गलत करने वालों के साथ गलत करती थी। डॉक्टर इसे चेक कर रहा था, जबकि आराम से इसके पास ही खड़ा डॉक्टर की एक हरकत को नोट कर रहा था। डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंद थी। डॉक्टर को यहाँ आते ही सबसे पहले जो बात पता चली थी, वो ये पेशेंट कोई और नहीं, दराम साई की मलकूहा है। दराम साई की नज़र में इस गाँव का कोई भी शख्स अपनी रेपुटेशन ख़राब करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से गांव का सरपंच था। और इस बात में कोई भी शक नहीं था कि दराम साई अब तक के तमाम सरदारों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक, जालिम और सरदार साबित हुआ था। किसी को माफ़ कर देना या दूसरा मौका दे देना दराम साई के कानून में कहीं शामिल ही नहीं होता था। मुर्शिद साई, अगर इंजेक्शन दे दिया तो ये बेहतर महसूस करेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखते हुए इजाज़त चाही तो अगले ही लम्हे नूर नाम में सर हिला दी। नूर, तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी तबीयत जल्द ठीक हो जाएगी। और इंजेक्शन से क्या घबराना, यहाँ के तो बच्चे भी खुद इंजेक्शन लगा लेते हैं। सना अदा ने एक नज़र इसे देखते हुए कहा तो वो बेयकीनी से दराम साई की जानिब देखने लगी। दराम साई, आप मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगा। आपने बताया नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बोल रही थी, शायद इसके पास ये आखिरी मौका था इंजेक्शन से बचने का। दराम साई समझाए इसे, ये सड़क पर गिरे, इंजेक्शन नहीं लगेगा तो नहीं, सड़क पर नहीं गिरी, पहाड़ी पर गिरी, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन दे दें। वो उसकी बात काटते हुए बोला, लेकिन मुर्शिद साहब, अगर ये इंजेक्शन लगवा ले तो तकलीफ़ कम हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा पता है या मुझे? वो डॉक्टर को गुस्से से घूरते हुए बोला। तो डॉक्टर नज़रें झुका के, साईं जैसा आपका हुक्म। आप बेहतर जानते हैं। वो मेडिसिन लिखता पर्ची इसके हाथ में थमा चुका था, जबकि सना ने पहले एक नज़र डॉक्टर को और फिर दराम साईं को देखा। हो जाएगी ठीक बिना इंजेक्शन लगवाए, इस डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ, और आप भी आते हुए मेडिसिन लेकर आना, और मुलाजिम से कहो हल्दी वाला दूध लेकर आए। वो वो पिएगी तो बेहतर हो जाएगी। वो इसके करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तो नूर ने इसे देखा। मैं दूध नहीं पीती, और हल्दी वाला दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं पीऊँगी, मैं पहले बता रही हूँ। अगर तो आप ये मेरे लिए मंगवा रहे हैं तो प्लीज़ मना कर दें। वो इसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है लड़की, मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ, गुलाम हूँ? तुम्हारा जो तुम कहोगे इस पर सर झुकाता। जी हजूरी कर लूँगा। इंजेक्शन से तुम्हें डर लगता है, हल्दी वाला दूध तुम पीती नहीं हो, पैर तुड़वा कर बैठी हो, और सुबह तुम्हें घूमने भी जाना है। खुद को सुपरमैन समझती हो? अगर ढील दे रहा हूँ तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, खींचना भी आता है मुझे। फजूल के नखरे शुरू हो गए हैं। दूध लेकर आ रहा है मुलाजिम, खामोशी से पियो बिना नखरे किए, वरना जिन हाथों से तुम्हें उठाकर लाया हूँ, इन्हीं हाथों से पिलाना मुझे आता है। इन्हीं हाथों से मुझे पिलाना भी आता है। वो इसे घूरते हुए बेहद ठंडे ठंडे लहजे में बोला, बस फिर से दिखा दिया ना। अब आप थोड़ी देर पहले इतने अच्छे बने, ड्रामे क्यों कर रहे थे? ऐसे ही रहा करो खड़ूस कहीं के। ये इंसान इस काबिल ही नहीं कि इससे दोस्ती की जा सके। वो बेहद कम आवाज़ में बड़बड़ाई। मर्द और औरत में दोस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं लगता। एक मर्द के साथ खड़ी औरत सिर्फ निकाह में अच्छी लगती है, दोस्ती में नहीं। और मुझे लड़कियों से दोस्ती पालने का कोई शौक नहीं। निकाह में हो मेरे, इसीलिए सलामत हो, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो इस वक्त उठाकर हवेली से बाहर बनी जगह में दफना देता। सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा, इतना ज़रूरी काम छोड़कर चला गया। वो अपने बारे में मसरूफ़ बेहद खड़ूस अंदाज में बोला। इस वक्त इसे ये शख्स बेहद बुरा लग रहा था। मेरी सोच ही गलत है, आप एक अच्छे इंसान हैं ही नहीं। वो अपने सर से अजरक उतारती, फोल्ड करके बेड पर फेंकते अंदाज में रख चुकी थी। मुझे नहीं चाहिए आपका दुपट्टा भी, आपका क्या भरोसा, क्या पता बाद में इसका भी एहसान जताना शुरू कर दे। वो भी बोल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, और मुलाजिम दराम साईं कमरे के अंदर दाखिल हुआ।
इसने दूध का गिलास टेबल पर रखा तो वो मुंह बनाते चेहरा फेर गई। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ये पिलाऊं? उसके चेहरा फेरने पर वो बेहद सर्द लहजे में बोला तो उन्होंने एक नजर चेहरा फेर कर इसे देखा और दूसरी नजर गिलास पर डाली। इसने एक झटके से टेबल पर रखा हुआ गिलास उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गई। धराम साई ने इसकी इस कार्रवाई पर पुरशौक को नजरों से देखा था। इसने गिलास पटकने वाले अंदाज पर टेबल पर रखा, जबकि हल्दी वाला दूध पीने के बाद इसकी जबान पे जायका हो गई थी। अब कुछ पी लिया मैंने, वो उसे घूरते हुए बोली। हाँ तो एहसान किया मुझ पर, अपनी सेहत याबी के लिए पिया है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ताई अम्मी हमारे घर की बड़ी हैं, इनके साथ बदतमीजी मैंने आज इसलिए बर्दाश्त कर गया कि तुम अब तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं जानती, लेकिन अब बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द हर चीज़ को समझ जाओ। अब तुम्हें भी सारी ज़िंदगी इसी घर में रहना है। इस घर का माहौल, इस घर के तौर तरीके और असूल तुम पर भी इतना ही लागू होते हैं जितना बाकी सब पर। तुम्हें थोड़ी सी रियायत इसलिए दी गई है कि तुम हर चीज़ को समझ जाओ, लेकिन तुम समझने के बजाय इन चीज़ों से दूर जा रही हो जो मुझे मंजूर नहीं। आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। वो कुर्सी से उठता बाहर जाने लगा। हद हो गई है, जिसकी गलती है इसको कोई पछतावा, इसको कोई पूछता ही नहीं। हर कोई मेरे पीछे लग गया है। मैं यहाँ रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी यहाँ से। पता नहीं क्या सोच कर ये मैं यहाँ चली आई हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी वापसी का इंतजाम करवाएं। वो बेहद गुस्से में बोली, जबकि दराम के दरवाजे की जानिब बढ़ते कदम रुके। इसने मुड़कर इसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आया। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से दोहराना। वो इसके बेहद करीब खड़ा कहने लगा। इसके इरादे नोट को बेहद खतरनाक लग रहे थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो बिना ऊपर की जानिब देखे बोली, जब अचानक दराम साय ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर की जानिब किया था। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो अपनी गहरी स्याह नजरें इसकी डार्क ब्राउन नजरों में गाड़ते हुए सख्ती से पूछ रहा था। मैं जाऊंगी वापस। न जाने क्या था दराम साई की नजरों में। वो अपना जुमला मुकम्मल ही नहीं कर पाए थे जब अचानक दराम ने इसका हाथ थामकर इसे अपनी जानिब खींचा। इसके अचानक खींचने पर वो ऊपर की जानिब इसके बेहद करीब आ गई थी। दराम साई की गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। नहीं जानम साई, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहुत हिचर काटा है मैंने, अब और नहीं। अब मैं तुम्हें अपने बेहद करीब कर लेना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में ये हवा का गुजर भी ख़त्म हो जाए। तुम जानती हो हम दोनों में क्या रिश्ता है? हम में इस दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता है, और मैं जानता हूँ तुम रिश्ते से बखूबी वाकिफ़ हो। मानता हूँ तुम छोटी थी, भूल सकती हो, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये बात अच्छे से जहन नशीन करवाई होगी। ये जो सारा ड्रामा आज तुमने सना से बदला लेने के लिए किया है, इसमें आइंदा मुझे मत घसीटना। मैंने सना के सामने तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसीलिए रखी क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो, और आइंदा तुम इस बात का ख्याल रखना कि मुझे इस्तेमाल होना पसंद नहीं। सना ने झूठ बोला तो तुमने इसका दिल जलाया। अगर मैं चाहता तो ये बात सबके सामने जाहिर कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपनी मनकूहा को किसी के सामने झिटकना नहीं चाहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोबारा ये हरकत करो। बेहतर है कि सना के साथ अपना झगड़ा खुद तक महदूद रखो। आई मेरी बात समझ में? उसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि इसकी कमर पर अब तक राम का हाथ सख्ती से बंधा हुआ था। आपको कैसे पता? बच्चा नहीं हूँ मैं जानम सही, इस गांव का सरदार हूँ। सारे दिन लोगों को चारता हूँ। मुझे चारना बच्चों के बस की बात नहीं। वो इसका गाल पर थपथपाता इसे दाद करते हुए बेड पर आहिस्ता से छोड़ चुका था। नूर कुछ भी नहीं बोल पाई, जबकि वो कमरे से निकल गया। वो सुबह से बोर हो रही थी। अपने पैर में तकलीफ महसूस होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा पाई थी। सब घर वालों के सामने इसने ये बहाना रखा था कि इसके पैर में तकलीफ है, इसलिए वो बाहर नहीं जाएगी। दिन शुरू हुआ तो इसे अपने पैर में बहुत तकलीफ महसूस होने लगी थी, जबकि दराम साई अपने किसी ज़रूरी काम करने के लिए जा चुका था। कल रात के बाद इन दोनों का आमना सामना नहीं होता। वो तो चाहती भी नहीं थी कि दराम सही से इसका आमना सामना हो। कल दराम ने सच में इसे शर्मिंदा कर दिया था। ये सच था, कल अगर सना के सामने वो इसे झटक देता तो सना इसे जीत जाती, लेकिन दराम ने ऐसा नहीं किया। इसने इसकी इज्जत रख ली थी, लेकिन इसे बहुत सारी बातें भी सुना गई थी। आखिर था तो इसी खानदान का मर्द ना, अपनी अना पर कोई बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सना तो इसके बारे में इसके सामने ही नहीं आई। इसके बाद इसके सामने ही नहीं आई थी। कल डॉक्टर के आने से पहले ही वो गुस्से से कमरे से चली गई थी, और अब वो इसका सामना वैसे भी नहीं करना चाहती थी। वो सोफे पर बैठी रिमोट से टीवी ऑन करने लगी थी कि राम साई को अंदर दाखिल होते देखा था। मैंने तुमसे कल रात को कुछ कहा था कि तुमने वो किया? वो इसके सर पे सवाल कर रहा था। क्या कहा था आपने? वो कुछ कंफ्यूज हुई थी। चची साई दर आपसे कुछ बात करना चाहती है, इसने किचन से निकलती जरीन ताई को देखते हुए कहा। तो वो परेशानी से इसे देखने लगी। इसे भला इनसे क्या बात करनी थी? बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो इसके पास आते हुए सवाल करने लगा। कल की तलख कलामी के बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे। बोलो दर, कोई बात नहीं चची साई, कोई गैर नहीं, घर की ही है। गलती इंसान से ही होती है, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। चची साई दर आपसे माफ़ी मांगना चाहती है।
कल इसने काफ़ी बदतमीज़ी की थी आपसे इसी बात को लेकर। दराम के कहने पर इसने घूरकर दराम को देखा। इसने कब कहा था कि वो इससे माफ़ी माँगना चाहती है या फिर शर्मिंदा है? कोई बात नहीं बेटा, सही गलती इंसान से होती है। कल तुम्हारा अंदाज़ मुझे बहुत बुरा लगा और फिर कल सुबह से ही सना को हर कोई डाँट रहा है। शायद मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा जज़्बाती हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम भी दिल में कोई बात ना रखना। वो प्यार से इसका गाल छूती वापस किचन की जानिब चली गई थी। मैंने कब कहा आपसे कि मैं किसी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ? आपने क्यों ऐसा कहा इनसे? बहुत गुस्से से इससे सवाल करने लगी थी। क्योंकि वो इस घर की बड़ी हैं सना, और तुम्हारे खिलाफ इख्तलाफात ना तो मैं जानता हूँ और ना ही अपने बचकाना झगड़ों में बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब मत करो। बड़ों के साथ, सॉरी। और आज से सना को अदी सही कहकर पुकारना। लड़ाई झगड़ा जिद अपनी जगह, लेकिन रिश्ते अपनी जगह, वो इसे समझाते हुए बोला। जबकि भाई से मुलाजिम ने इसे आकर बताया कि बाबा सही इसे बाहर बुला रहे हैं। वो उसकी तरफ देखते देखे बगैर वहां से बाहर निकल गया था। एक तो गला मेरा बहुत ज्यादा सूख रहा है। तो अब सना मैडम को गधी सही कहकर पुकारना है। उप्स, गधी नहीं अदी। वैसे सना की पर्सनालिटी पे गधी ज्यादा सूट करता है। वो खुद ही अपनी बात का मजा लेते हुए खुलकर हंसी थी। जी ताया सही, आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। कहाँ से बुलावा आया एक तो ये बड़ा मसला था कि सारे दिन में कोई कमरे में कैद ही नहीं कदम ही नहीं रखने देता था। इसे अपने कमरे में रहते हुए मुश्किल 3 दिन ही रहे थे, लेकिन अब तक वो इस कमरे का रास्ता भी जुबानी याद नहीं कर पाई थी। इनके बुलाने पर वो मुलाजमा के साथ हवेली के पीछे की जानिब बने इस्तबल में आ गई थी। हाँ बेटा साईं, वो क्या है ना, तुम कल बहुत बड़ी मुसीबत से बची हो। तो कल तुम जिस पहाड़ी पर गई थी ना, इस पहाड़ी से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, काफी लोग जख्मी हो गए हैं। ये तो शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या होता। ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। तो इसीलिए तुम्हारे सदके के लिए बकरा बकरा मंगवाया है। तुम जरा इस बकरे पर हाथ रख दो ताकि हम इसे ज़िबा कर सके। मैं जानता हूँ तुम यकीनन इस सब बातों पर यकीन नहीं रखती होगी, लेकिन सदका मुसीबत को टालता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम पर आने वाली मुसीबत को अल्लाह ने टाला है, और अल्लाह ने चाहा तो तुम पर आगे भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जाओ बकरा लेकर आओ। इसे तफसील से देख कहते मुलाजिम की जानिब मुतवज्जह हुए थे। नूर खामोशी से एक साइड पर आकर खड़ी हो चुकी थी। पता नहीं इसने क्या करवाने वाले थे। इसे एहसास भी ना हुआ कि कब साहिर इसके पास आकर रुका था। ये कैसी हो कजन साई, बोर तो नहीं हो रही? वो पहले दिन इसे काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान लगा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ था इस घर में सिर्फ यही नहीं बल्कि सब लोग ही बहुत बोरिंग थे। मेरा नहीं ख्याल कि आपके घर में आकर कोई भी मेहमान बोर होगा। यहाँ हर कोई बोरिंग ही है। आपसे ज़्यादा अच्छा तो वो बकरा एंटरटेन कर रहा है। आपके घर में आए मेहमानों के साथ कैसा सलूक किया जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। वो क्या है ना, अभी सब लोग तुम्हें घर के मेहमान समझ रहे हैं। जिस दिन फ़र्ज समझना शुरू कर दिया, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जहाँ तक इस बकरे के इंटरटेनमेंट का सवाल है, तो ये आगे भी तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का सबब बनेगा, क्योंकि तुम इस पर हाथ फेरने जा रही हो ना। साहिर ने इसे देखते हुए बेतुकी सी बात बोली। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। प्लीज़ क्लियरली बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कंफ्यूज सी से सवाल करने लगी, जबकि साहिर मुस्कुराकर नफ़ी में सारी लाते से बकरे की जानी मुतवज्जा करने लगा। जाओ इस बकरे पर हाथ फेर कर आओ तो मैं तफसील से बताता हूँ। जबकि वो इसे देखती इसकी बेतुकी सी बात को लेकर लेकर मुतजस्सिस हो चुकी थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर बकरे की पीठ पर हाथ फेर कर वहां से वापस इसके पास आ रुकी थी। बताएं, आपकी इस बात का क्या मतलब था? बकरा कैसे एंटरटेन करेगा मुझे? वो शायद हद से ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए इसकी इस फजूल सी बात में इंटरेस्ट ले रही थी। कज़न साई, तुम भी ना, वो क्या है ना, जिस नस्ल का ये बकरा है, इस नस्ल की रूहें भटकती हैं हमारे गाँव में। व्हाट रूहें? वो मुंह बनाकर पूछने लगी। शायद इसकी बात इसके सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। भूतों पर यकीन करती हो? चुड़ैल, भूत, इन सब चीज़ों पर यकीन है तुम्हें? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। इसका अंदाज डराने वाला था। नहीं, मैं हॉरर मूवी नहीं देखती, इसने फौरन जवाब दिया। मतलब यकीन नहीं रखती? तो फिर ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ये डर गया था ना होगा मैं डर गया था ना कि कहीं बकरे की रूह रात में आकर तुम्हें डराना शुरू ना कर दे। लेकिन तुम काफ़ी बहादुर हो, मुझे यकीन है अगर बकरे की रूह आ भी गई तो भी तुम संभाल लोगी। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो अब तुम जाओ हवेली के अंदर, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि बकरों की रूह है, मेरा मतलब बकरे को ज़िबा कर दिया गया है या अभी नहीं किया गया। वो इसके चेहरे की उठती हवाइयाँ देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करता तेजी से वहां से निकल गया था, जबकि नूर वहीं खड़ी बस बकरे की रूह के बारे में सोच रही थी। क्या बकवास है, ये कोई रूह वूह नहीं होती, ऐसे ही मुझे डरा रही है, मुझे बेवकूफ़ समझ कर रखा है। वो सर झटकती हवेली की जानिब चली गई थी। लेकिन अगर सच में बकरे की रूह आ गई तो
इस पर तो आखिरी हाथ भी मैंने फेरा है और इसने मेरे नाम पर ज़िबा किया जा रहा है। कहीं सचमुच में तो साहिर अदा सच नहीं बोल रहे। वो अपनी ही सोचों में कदम कदम उठाती आगे बढ़ चुकी थी। वो काफ़ी डरी हुई थी, इससे अजीब भी लग रहा था। वो बाहर बैठने की बजाय पता नहीं क्या सोचकर ज़रिश अती के रूम में चली गई थी। ये लड़की से पसंद थी, वो बिना किसी मतलब के इस पर प्यार लुटाती थी, लेकिन इस अपने लास्ट सेमेस्टर की वजह से इसे वक्त नहीं दे पाती थी। अरे जानू, अरे नूर जानू, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, आओ, यहाँ आओ मेरे पास। वो बेहद खुश थी इसके पहली बार कमरे में आने पर। वो मुस्कुराकर अंदर आई और इसके साथ ही बेड पर बैठ गई। इसे समझ नहीं आ रही थी ये बात किसी को बताए या नहीं। ये ना हो कि ये सब लोग इसे बेवकूफ़ और डरपोक समझ लें। क्या हुआ नूर साईं, तुम कुछ कहना चाहती हो? इसकी खामोशी पर वो अपना काम छोड़कर इसे पूछने लगी। वो मैं अपने कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई आपके पास। आप शायद अपनी स्टडी करने में बिजी हैं। मैं बाद में बात उम, मैं बाद में आती हूँ। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। इसे इसके पास बैठना अजीब लगा तो खड़ी हो गई। नहीं मेरी जान, बैठो, यहाँ इतनी भी मसरूफ़ नहीं हूँ। वो क्या है ना, आज मेरी एक दोस्त नहीं आई थी यूनिवर्सिटी में, तो सोचा इसके नोट्स तैयार कर देती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है, क्यों बोर हो रही हो? फिर कहा थाम कर अपने पास बिठा चुकी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप यूनिवर्सिटी में जाती हैं? मेरा मतलब है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, क्या वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं? क्योंकि आप तो बिना चादर घर से नहीं निकलती, तो फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते हुए तो आपको काफ़ी मसला होता होगा। जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वो जानती थी, वहाँ तो को एजुकेशन का ही सिस्टम था। पता नहीं ज़रिश कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो जाने के लिए मुतजस्सिस थी। हाँ वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी अपनी क्लास में भी बहुत लड़के हैं, लेकिन मैं खुद एक दायरे में रहती हूँ। मुझे खुद पता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करनी है, और लड़कियों और लड़कों का साथ पढ़ना या पढ़ाना कोई अहमियत नहीं रखता जब आपका मकसद तालीम हासिल करना हो। तुम घर में बोर होती हो ना, कल सुबह तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना। सुबह अच्छा वक्त गुजर जाएगा तुम्हारा, इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी में जाकर बिल्कुल बोर नहीं होगी। जर्निश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं सुबह आपके साथ चलूंगी। वो सना गधी, मेरा मतलब सना थी। वो क्या नहीं वो क्या कहीं पर भी नहीं जाती? सारा दिन टीवी देखती रहती हैं। इतना मेकअप तो मेरी मॉम भी नहीं करती जितना ये हर वक्त किए हुए होती है। इनको कोई मना क्यों नहीं करता? वो सोचते हुए बोली, बुरी बात नूर, ऐसे नहीं बोलते। वो बड़ी हैं हमसे, मुझसे मुझसे भी 10 माह बड़ी हैं। हम लड़कियों में सबसे बड़ी हैं। वो इस घर की पहली खुशी हैं जो अल्लाह की रहमत के रूप में हमारी हवेली में आई थी। वो इसे समझाते हुए बोली, तो नूर मुस्कुरा दी। इसका लहजा बहुत मीठा था, लेकिन मुझे फिर भी आप ज़्यादा पसंद है। सिर्फ सना अदी से ज़्यादा नहीं, बल्कि जाविश और सानिया से भी ज़्यादा। वो खुश होते हुए इसे बताने लगी। इसका अंदाज़ दरिश को बहुत प्यारा लगा था। शुक्र है वो किसी के सामने तो खुलकर बात करने लगी थी, वरना चाचू साईं को तो अभी ये टेंशन होने लगी थी कि इनकी बेटी तो घर में किसी से बात तक नहीं करती। तुम सानिया और जाविश के साथ वक्त गुजारा करो तो वो भी तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी। जाविश और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल एक जैसी है, इसने इसे समझाते हुए कहा, और साथ ही इसे घर के बाकी लोगों के बारे में बताने लगी। वो यही चाहती थी कि वो जल्द ही सब में घुल मिल जाए, और ये प्यारी सी लड़की से तो इसे हमेशा ही बहुत अजीज थी। एक तो वो इसके सबसे प्यारे चाचू साईं की औलाद थी, और दूसरा इसको अपने भाई के हवाले से भी बेहद मोहब्बत करती थी। ज़ारा एक कप चाय बना लाओ। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता सनान साईं जरिश को मुखातिब करते हुए बोला। आप किसी मुलाजिम से कहते, हम अभी बातें कर रहे हैं। इसका यूँ अचानक ज़रिश को हुक्म देना नूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कह तो देता कज़न साईं, लेकिन इस घर में आपकी इस अदा के अलावा मेरी पसंद की चाय कोई नहीं बना सकता। ज़रिश के उठकर खड़े होने पर वो इसके पास बेड पर बैठते हुए बोला, नूर ने एक बात बहुत नोट की थी। वो जब से यहाँ आई थी, इसने सनान की ड्रेसिंग में बहुत एहतियात देखी थी। इसके कपड़ों पर कोई सिलवट कोई निशान कभी देखने को नहीं मिला था, और सबसे अहम बात, वो एक दिन में 5-5 बार कपड़े चेंज करता था। इसने फिर से कपड़े बदल लिए। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने फिर से कपड़े बदल लिए। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने वाइट कलर का पहना हुआ था, और अब आप ब्लू पहने हुए हैं। वो पूछे बिना ना रह सकी। इसकी स्त्री ठीक नहीं थी। वो इसकी बात का जवाब देते हुए मुस्कुराया था। नूर को इसकी स्त्री में बिल्कुल भी कोई खराबी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक था और उससे बातों में मसरूफ हो गई थी। जबकि जरिश अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाए कमरे से बाहर निकलने लगी। साहिर साईं और दराम साईं दोनों इससे मुख्तलिफ थे। वो इन दोनों से बहुत अलग थे। साहिर बहुत कम
बात करता था और दराम साईं से वो खुद ही दूर-दूर ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि इस पर शौक इसकी पुरशौक नज़रें इसे बहुत परेशान कर देती थी। मुझे एक बात बहुत कन्फ्यूज़ करती है, क्या आप मेरी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे? वो इसे देखते हुए पूछने लगे, जी जनाब बिल्कुल करेंगे, हुक्म करें। वो फुल सीरियस होकर बोला, ये जो ज़रिश-अदी हैं, ये आपको देखकर शर्माती क्यों हैं? इसने अपना सवाल पेश किया, जबकि इसके सवाल का जवाब कम से कम सनान के पास तो हरगिज़ नहीं था। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कज़न साईं, वो क्या है ना, ज़रिश की नेचर ही थोड़ी शाय है। शायद तुम्हें इसीलिए ऐसा लगा होगा। इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, बकरे ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो इसकी बात नज़रअंदाज करते सवाल करने लगा। कौन सा बकरा? वो कन्फ्यूज़ हुई। अरे कज़न साईं, तुम भूल गई, वही बकरा जिसकी कमर पर तुमने बेहद प्यार से हाथ फेरा था। वही बकरा जो ज़िबा होने से पहले तुम्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि शायद तुम मुझसे ब तुम मुझे बचा लो। लेकिन तुमने क्या किया? इसे बचाने की बजाय इसके बारबेक्यू बनने का इंतज़ार कर रही हो। मुझे तो लगा था कि अब तक इस बकरे की रूह ने तुम्हें तंग करना भी शुरू कर दिया होगा। खैर, मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हें कुछ भी ना हो। मेरे ख्याल में बारबेक्यू रेडी हो गए हैं होंगे। बेचारे बकरे के वो अफ़सोस करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सदके का बकरा था और बाबा साहब कह रहे थे कि इसे गरीबों में बाँट देंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने कहा यार, ये फिर मुझे वो हुआ, मैंने कहा नहीं हो सकता। इसे गरीबों में बाँट देंगे, सदके की कोई भी चीज़ घर में नहीं लाई जाती, ऐसा बाबा साईं ने बोला था। इस बकरे के बाहर भी क्यों भी कोई और खाएगा? वो अपनी सफाई देते हुए बोली। चलो शुक्र है, फिर हो सकता है वो बकरा तुम्हें कुछ ना करे, लेकिन फिर भी इसकी मासूम आँखें जो उम्मीद से तुम्हें देख रही थी, हाय! याद करके तरस आता है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ज़रिश को कमरे में दाखिल होते देख इसके हाथ से कप थामता कमरे से निकल गया था। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? अभी तो इतनी बातें कर रही थी सनान साईं के साथ। इसे खामोश पाकर पूछने लगी। बकरे की मासूम आंखें इसके लबों से फिसला था। किसकी मासूम आंखें? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। इसे यकीनन सुनने में गलती हो गई थी। बकरे की वो कितनी मासूम मासूम उम्मीद भरी नजरों भरी आंखों से मुझे देख रहा था, और मैं इसे बचाऊंगी। और मैंने क्या किया? इसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरकर इसे ज़िबा होने भेज दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, आपको नहीं पता। जानवर भी हर तरह की समझ बूझ रखते हैं। इनके अंदर भी बहुत काबिलियत होती है। वो बकरा तो मुझे अपना कातिल समझ रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेड से उतरते हुए बोली, सब कुछ तुम्हें सनान साहिब के कहकर गए हैं, इन्हें आदत है मजाक करने की, बैठ जाओ। वो इसे समझाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे भी भूख लगी है। अच्छा तुम्हें भूख लगी है, आओ चलो बाहर चलते हैं, कितने मज़े की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है ना। चलो चिल करते हैं। वो खड़े होते हुए बोली, बारबेक्यूज़ नहीं, पता नहीं इस बकरे के बारबेक्यू कौन खा रहा होगा। वो उदासी से बोली, जबकि ज़रिश नाम सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गया। आज सुबह से सना इसे दूर-दूर रहती थी। अच्छा ही था, वो खुद भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। सना के अंदाज़ से वो ये बात समझ चुकी थी कि सना दराम साईं से मोहब्बत करती है, और शायद इसे इनका यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो सना की फीलिंग को समझ सकती थी। लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं था कि वो इसे बेकार में उलझे। वो कौन-सा सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहने आई थी? इसे तो वैसे भी यहाँ से चले ही जाना था। और इसके बाद तो धराम सा ही सिका था। इसे कौन-सा धराम के साथ कोई लेना-देना था? वो कौन-सा धराम साईं के साथ इस निकाह को निभाने के लिए आई थी? इसे धराम साईं के साथ से कोई लेना-देना नहीं था। वो सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेना चाहती थी। वो तो शायद बाद में सना के हिस्से में ही आना था। कल शायद वो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर गई थी। शायद धराम साईं को किसी और के साथ देखकर इसे बहुत बुरा लगता होगा। वो इससे इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा होना तो एक तरह से जायज़ था, क्योंकि दराम साईं के साथ इसका ताल्लुक ही ऐसा था। लेकिन अब इसने खुद ही फ़ैसला कर लिया था कि सना और दराम साईं के बीच में हरगिज़ नहीं आएगी। दराम साईं को भी पता चल गया था कि वो सिर्फ़ सना को जलाने के लिए ड्रामे कर रही है, तो अब मज़ीद इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। इसे सिर्फ़ अपने मकसद पर फ़ोकस करना था। वो सोफ़े पर बैठी टीवी चलाए मुसलसल सना और दराम के बारे में सोच रही थी, जब दराम साईं के साथ सनान और साहिर अंदर दाखिल हुआ। हाँ, तो कज़न साईं, तुम ठीक हो ना? बकरे ने तंग तो नहीं किया? सनान वहीं से सलाम करता इसके पास आकर बैठ गया था। आप मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। ज़रिश अदी ज़रनिश अदी बता चुकी हैं मुझे कि आप सिर्फ मुझे तंग कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। बकरे की भी क्या कोई रूह हो सकती है? अब इतनी भी पागल नहीं हूँ। वो इसे जताते हुए बोली, तो सनान मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं हो सकती रूह? अगर इंसान की होती है तो बकरे की क्यों नहीं?
बकरा भी तो एक जानदार है और एक जीती जागती जिंदगी रखता है, इसके सीने में भी दिल होता है, वो भी चलता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, खेलता। बकरा भी इंसान होता है, वो जिस बात में एक ही जुमले में बहुत कुछ बोल गया था, जिसको नूर समझी हो या ना समझी हो, लेकिन वहाँ थोड़े फैसले पर बैठे दराम से और साहिर, साईं के लबों पर मुस्कुराहट जरूर आ गई थी। ये कभी नहीं सुधर सकता साहिर। साईं नफी में सर हिलाने लगे थे। तुमने मेरी बात नहीं नहीं मानी, मत मानो, मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन एक कज़न होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें बताऊं, जिस नस्ल के बकरे को हमने ज़िबा किया है, जिस नस्ल के बकरे को हमने ज़िबा किया है, इस नस्ल के बकरे की बहुत सारी रूहें इस गांव में हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। वो उसके करीब से उड़ता हुआ साहिर और दराम साईं के पास चला गया, जबकि नूर एक बार फिर से गहरी सोच में जा चुकी थी। रात न जाने कौन सा वक्त था जब इसकी आंख खुली। प्यास की शिद्दत से इसे अपनी जान जाती महसूस हुई। अगले ही गले में कांटे चुभने लगे। इसने साइड टेबल की जानिब देखा तो वहां पानी का गिलास खाली पड़ा था, जिसे वो खुद ही खाली करके सोई थी। और इसके साथ अक्सर ऐसा होता था। इसे बहुत प्यास लगती थी। वो गिलास उठाकर बेड से उठी ही थी कि इसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने हिम्मत करते हुए आगे की जानिब कदम उठाया और खिड़की के पास आई, जहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। ये कमरा इतनी ऊंचाई इतनी ज़्यादा ऊँचाई पर था कि किसी का इस तरफ आना मुमकिन न था। बाहर गार्डन में कुत्ते टहलते हुए नज़र आ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। ये साहिर शाह की मलकियत है। वो अक्सर रात में इन्हें आज़ाद छोड़ देता था। इन कुत्तों के होते हुए गार्ड्स की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन फिर भी दरवाजे के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े थे। वो गहरी सांस लेते ही खिड़की बंद कर चुकी थी। यकीनन इसकी गलतफ़हमी थी। ये शायद सनान की बातें अभी दिमाग में कहीं न कहीं घूम रही थी। वो नीचे किचन की जानिब आई और वहाँ से एक गिलास पानी का भरकर अपनी प्यास को बुझाकर वापस अपने कमरे की जानिब चल दी। ऊपर से चौथा कमरा मेरा है, इसने दिल ही दिल में दोहराया। इसे अभी तक अपना कमरा याद ना हुआ था। ऊपर 6 कमरे तकरीबन एक ही जैसे थे, लेकिन मसला ये था कि इन 6 कमरों के साथ-साथ 4 कमरे और 3 कमरे थे, जो अब बाहर से बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कन्फ्यूज़्ड होती थी। कल वो गलती से साहिर अदा के कमरे में चली गई थी, जिस पर इसने इसे इसके कमरे के बारे में बताया था। अब वो दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। वो ऊपर की जानिब जा रही थी कि इसे नीचे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे ऐसा लगा सोफ़े के साथ मेज़ पर कोई जानवर बैठा हुआ है। इसे 100% सनान की बात पर यकीन आ गया था। वो बिना आगे पीछे देखे ऊपर की जानिब भागे और कमरे में दाखिल होते जल्दी से अपने कमरे को लॉक करती भागकर बेड पर आई और साथ ही अपने आप को कंबल के अंदर पूरी तरह कैद कर लिया था, जैसे ये कंबल इसे बकरे की रूह से बचा लेगा। ये शायद इससे छुपने में कामयाब हो जाएगी। इसे इस वक्त वाकई में बहुत डर लग रहा था। इसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन झटका तो इसे तब लगा जब इसे अपने बेड पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। कहीं वो बकरा इस बेड पर तो नहीं आ गया। वो इस बकरे के हाथों कत्ल हरगिज़ नहीं होना चाहती थी। इसने अपना पूरा ज़ोर लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी आवाज़ निकलती, किसी का भारी हाथ इसके लबों को कैद कर गया था। इसका सोने का इरादा हरगिज़ नहीं था। वो साहिर के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। साहिर को इसको इसने एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं भेजा था। इसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो साहिर के आने से पहले सोना नहीं इसे नींद बहुत आ रही थी, लेकिन वो साहिर के आने से पहले सोना नहीं चाहता था। इसने साईं को फ़ोन किया तो इसने कहा कि वो रास्ते में हूँ, तकरीबन 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, इसलिए आप सो जाएँ, मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। साहिर की तरह से बेफ़िक्र होकर वो अभी ही सोने के लिए लेटा था। शायद वो जल्दी नींद में उतर गया था जब इसे महसूस हुआ कि कोई इसके कमरे में दाखिल हुआ और इसके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया था। शायद साहिर साईं वो ज़रूरी फ़ाइल रखने के लिए आया था, जिसे लेने के लिए इसने इसे भेजा था। वो नींद में भी अपने करीब होती चीज़ों को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर इसे वो वजूद अपने बेड पर महसूस हुआ, जिसकी खुशबू को महसूस करते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी खुशबू को तो वो कैसे भी किस तो वो कैसे भी पहचान सकता था। वो इसकी जानिब करवट लेते हुए इसके करीब हुआ। यहाँ क्या कर रही हो? रात के इस वक़्त इसका यहाँ आना कितना बुरा साबित हो सकता था, क्या वो नहीं जानती थी? क्या इसे एहसास नहीं था कि इन दोनों में मौजूद ये पाकीज़ा रिश्ता दराम सिंह के जज़्बात को बेलगाम कर सकता है? क्या इसे एहसास नहीं था कि इसे सारे दिन अपने सामने देखते, हँसते-बोलते इसके दिल में कितनी ख्वाहिशात पैदा हुई थी, जिन्हें वो सिर्फ़ इसकी रज़ामंदी की खातिर नज़रअंदाज़ करता था। इसने महसूस किया था इसका वजूद काँप रहा था। वो किसी किसी डर से भागकर आई थी। शायद वो चीखने वाली थी कि इसकी चीख इन दोनों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी, वो जानता था। इसलिए इसकी चीख बुलंद होने से पहले ही वो उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख चुका था। चुप, एकदम चुप, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालना। वो उसके लबों से हाथ हटाता, ज़रा सख्ती में गोयो, आप मेरे कमरे मेरे वो घबराए हुए लहजे में अपनी बात तक मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। ये शख्स इसके इतने पास इसके कमरे में क्या कर रहा था? वो यहाँ क्यों आया था? मैं नहीं, तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों आई हो आधी रात को मेरे कमरे में? क्या तुम इसका अंजाम नहीं जानती? वो
इसे घूरते हुए सवाल करने लगा। मैं आपके आपके कमरे, हाँ, तो मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? वो फिर से सख्ती से बोला। वो बकरा, वो अब तक अचानक होने वाले इंकशाफ पर बुखलाई हुई थी। क्या बकरा? क्या बकवास कर रही हो? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो इसे ज़रा दूरी बनाते हुए सवाल करने लगा। इसकी गुर्बत इसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी। इसका इतना करीब आना इसे बहका रहा था। इसे फासला रखना बेहतर था। जी, आपका कमरा, शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। वहाँ बकरे की रूह, मुझे मेरे कमरे में जाना है, लेकिन वहाँ भी वो, हाँ, ये मेरा कमरा है, लेकिन तुम गलत कमरे में नहीं आई हो। आगे ज़िंदगी तुम्हें इसी कमरे में गुज़ारनी है। तुम्हारा तुम्हारा आना बुरा नहीं लगा, लेकिन रात के इस वक्त तुम्हारा आना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं पहले ही खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरा ज़ब्त आज़मा रही हो। क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? वो सीधा होकर बैठते हुए पूछने लगा। वजह किस किस्म की वजह? आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ इस कमरे में तुम सना को जलाने के लिए आई हो? अगर हाँ, तो तुम्हारी हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सना के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे भी हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों के आपसी झगड़े की वजह से मैं किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बेहद सीरियस था। क्या आप बोल रहे हैं आप? कौन सा झगड़ा? मेरा सना के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और मैं यहाँ पर इसे कुछ दिखाने के लिए नहीं आई, बल्कि गलती से आई हूँ। सना अदा ने मुझे पागल कर दिया। वो इसके बेड से उठते हुए जल्दी से जल्दी कमरे से निकल जाना चाहती थी, जब अचानक इसे झटका लगा। वो पीछे की तरफ खींची वापस बेड पर गिर गई थी, क्योंकि इसका दुपट्टा दराम साई के नीचे था। क्या मसला है लड़की? तुमसे अपना दुपट्टा तक नहीं संभलता? उठाओ इसे और निकलो मेरे कमरे से बाहर। वो जरा सख्ती से गोया हुआ था। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है मिस्टर, मैं जा रही हूँ। वो इसके नीचे से अपना दुपट्टा खींचती हुई बोली, लेकिन जैसे दुपट्टे को तो जिद हो गई थी। धराम सही से वो इसे जितना अपने नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था, वो इतना ही इसकी पहुंच से दूर हो गया था। इसने गुस्से में लाइट तक जला दी और बेड से उठकर खड़ा होने लगा, लेकिन खड़ा होने के चक्कर में इसका सर पूरी तरह से दर के सर से टकराया, जिस पर वो आ भरकर दोबारा बेड पर गिर गई थी। दर्द, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? वो फिक्रमंदी से इसके करीब आता इसके सर पे अपनी उंगलियों से मसाज करने लगा, इसके माथे को सहलाते हुए। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। इसे एहसास था कि यकीनन नूर को बहुत ज़्यादा सख्त लगी होगी। जानब सही, आंधा आधी रात को इस तरह मेरे कमरे में मत आना, तब तक नहीं जब तक मैं अपने हकूक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हासिल कर लूँ। मुझे बहकाओ मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत मौसर साबित होऊंगा। वो नरमी से इसका माथा चूमता शायद इसे वार्न कर रहा था। इसे इतने करीब महसूस करते हुए नूर भी परेशान थी, जबकि इसका नरम गरम लम्स अपने माथे पर महसूस करते हुए इसने उठने की कोशिश की, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दराम साई के कमरे को लॉक क्यों लगा हुआ है? क्यों लगाया हुआ था? अचानक कमरे में दाखिल होते सार की बोलती ज़बान रुक गई थी। अपने सामने इस मंज़र को देखते हुए वो शर्मिंदगी से सर झुकाता चेहरा फेर गया था। आई एम सॉरी अदा, मुझे इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था। मैं बाद में आता हूँ। वो जल्दी से अपने अल्फाज कहता तेजी से कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। दराम सर पकड़ कर रह गया था। दराम सही, अब क्या होगा? साहिर के अचानक क्यों कमरे से निकल जाने पर वो घबरा कर पूछने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। वो बेफिक्री से बोला था। क्यों कुछ नहीं होगा? क्या आपने देखा नहीं? साहिर अदा पता नहीं क्या सोचकर इस तरह से बाहर निकल गई। इसने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन दराम पूरी तरह इस पर साया किए हुए था। क्या सोच रहा होगा बताओ ज़रा मुझे। दराम भी रिलैक्स होकर इसे सवाल करने लगा, जबकि इसका एक हाथ नूर के कंधे पर था और दूसरा हाथ से वो उसके माथे पर आए बालों को उंगलियों से पीछे करता। वो हाँ, बोलो क्या हुआ? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मैं आधी रात को आपके कमरे में क्या कर रही होंगी शायद। बेफिक्र हो जाओ जानम साईं, साहिर साई इतना नहीं सोचता। वो सिर्फ इन चीज़ों को सोचता है जिनसे इससे मतलब हो। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मतलब इसने वही निकाला होगा जिसके लिए तुम घबरा रही हो। खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो इस मतलब इसके मतलब को वही मतलब देना चाहता हूँ जो तुम सोच रही हो। इसके बालों को पीछे करता वो खमार आलूद लहजे में बोला था कि क्या मतलब? मुझसे मेरे कमरे में अब तुम्हारी कोई मतलब नहीं, मेरा ही मतलब, मेरी ही तलब। इस कमरे में तुम आई अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे दराम शाह की मर्जी से, क्योंकि इस कमरे की एक एक चीज़ पर दराम साई सिर्फ अपना हक समझता है, और आज तो दराम साई की मलकियत में इसकी असल मलकियत आई है। तुम्हें सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसकी निगाहों को देखते हुए इसकी नज़रें अब इसके लरज़ते लबों का तवाफ़ कर रही थी। इसे सचमुच में अब दराम साईं से खौफ आने लगा था। द द दराम साईं, दिन रात सुबह शाम हर पल तुम्हारे लबों से ये नाम सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जब तुम मेरा नाम लो, अपने लबों से लो, तो मैं तुम्हारे लबों को इसका इनाम दूँ। इसके चेहरे पर झुकते हुए वो इसके नाज़ुक लरज़ते लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। कमरे से निकल कर वो अच्छा खासा शर्मिंदा हो गया था। इसे इस तरह से लॉक कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। दराम साईं का कहाँ कभी अपना कमरा बंद करता था, और अगर इसने अपना कमरा बंद किया था तो ज़रूर कोई ना कोई वजह थी। इसे खुद एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमेशा से अपनी ही धुन में मगन सीधा घर के अंदर घुस कमरे के अंदर घुस गया था। और कुछ ना सही
इसे कमरे के अंदर जाने से पहले एक बार आराम से की इजाज़त ही माँग लेनी चाहिए थी। अगर वो इजाज़त माँग लेता तो यकीनन इसे वो ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। वो सर्दी को कम करने की गर्ज से अपनी जेब से सिगरेट का पैक निकाल कर सिगरेट सुलगाने लगा था। ये तो ये तो इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ थी जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता था। साहिर शाह किचन के अंदर दाखिल होता मुसलसल यही सोच रहा था जब उसे किचन में कोई और भी महसूस हुआ। फ्रिज के अंदर सर्दी है, न जाने वो क्या करने में मसरूफ़ थी। वो इसे देखता इसके पीछे आ रखा, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो हर बार की तरह कम मगर सख्त लहजे में गोया हुआ। शाम का खाना ना खाने की वजह से अपनी भूख मिटाने की गर्ज से वो किचन में आई थी। उछलकर सीधी हो गई, या अल्लाह! साहिर अदा आप डरा के रख दिया। इस तरह से कौन करता है? साहिरा था, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। वो नफ़े में सर हिलाती अपनी दिल की धड़कनें संभाल कर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैं करता हूँ। वो जवाब देते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हाँ, जैसे कोई बहुत ही नेक काम करते हैं। वो दिल ही दिल में सोचती से घूर कर रह गई। खैर जल्दी से खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। वो अपना सिगरेट ख़त्म करके दोबारा जलाने लगा। जाविश को इसकी बस यही एक आदत बहुत बुरी लगती थी। ये सिगरेट इतनी ज़्यादा पीते हैं, इससे क्या इनका पेट नहीं भरता जो खाना भी चाहते हैं? वो बड़बड़ाती हुई फ्रिज से खाना निकाल कर काउंटर पर रख कर मुड़ी थी कि अचानक इसके चट्टान-नुमा वजूद से टकराई। या अल्लाह! साहिर अदा उठने से पहले बता तो देते। मेरी चीख निकलते-निकलते रह गई। वो एक बार फिर से दिल थामते हुए बोली, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? तुम मुँह ही मुँह में, तुम्हारी आवाज़ क्लियर मुझ तक नहीं पहुँचती, इसीलिए पूछने आ गया कि क्या बकवास कर रही हो? इसका सर्द लहज़ा इस बात का गवाह था कि वो जानता है कि वो क्या बकवास कर रही थी, लेकिन फिर भी जब तक वो ये वो बात की खाल ना उतार ले तब तक इसे सुकून कहाँ मिलता था। वो मैं सिगरेट के बारे में। हाँ बोलो, क्या बकवास की तुमने सिगरेट के बारे में? वो एक लंबा कश लेते हुए इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। या अल्लाह! गुस्ताखी माफ़ साहिर था, मैंने आपकी महबूबा की शान में गुस्ताखी नहीं की। ऐसा इसने सिर्फ दिल ही दिल में कहा था। इसके मुंह पर कोई उल्टी सीधी बात कहाँ कोई कर सकता था। बस मैं तो ये कह रही थी कि ये सेहत के लिए बहुत मुस्र होता है, इससे तबीयत ख़राब हो सकती है। आपको तो पता है दिन में 1 सिगरेट पीने से, मैं दिन में 1 नहीं 1000 सिगरेट पीता हूँ और बहुत शौक़ से पीता हूँ, जिसके लिए अब तो कभी मेरे बाप ने मना नहीं किया। तो तुमने क्यों बकवास की? जवाब दो। वो हिसाब पर उतर आया था। मैं इसके खिलाफ किसी दूसरे तीसरे की नहीं सुनता, इसीलिए आइंदा मेरी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करने की के से पहले हज़ार बार सोचना। इसका सिगरेट इसकी उंगलियों में जल रहा था, जबकि इसके सामने खड़ा वो बात करते हुए भी मुसलसल अपने मुंह से धुआं निकाल रहा था। मेरी तौबा, जो मैं आपकी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करूँ। वो इसके सिगरेट को देखती सिर्फ सोच ही रह सकी थी। मैं तो बस आपकी तबीयत खराब होने की गर्ज से बोल रही थी, वो मासूमियत से बोली थी। इसने खुद को फिर से फ़िज़ूल बोलने से कंट्रोल किया था। एक तो इसकी ज़ुबान थी जिसमें हर वक़्त खुजली रहती थी, जब तक कोई बकवास ना निकाल लेती तब तक तो इसकी ज़ुबान को भी सुकून नहीं मिलता था। बाकियों के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो इस बदतमीज़ ने साहिर अदा के सामने भी फ़िज़ूल गोई शुरू कर दी थी। अल्लाह करे तू मेरे दाँतों के नीचे आकर कट जाए। इसने खुद अपनी ज़ुबान को बद्दुआ दी थी। नहीं अल्लाह जी, प्लीज़ नहीं, बहुत दर्द होगा। इसने अपनी बद्दुआ पर गौर करते हुए फ़ौरन तौबा की थी और एक बार फिर से इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। या अल्लाह! मुझे तो दौरा पड़ने लग गया है, खड़े-खड़े कहाँ खो जाती हूँ। अब ये भी भूल गई कि मेरे सामने जल्लाद खड़ा है। इसने नज़र बचाकर निगाह ऊपर की जानिब करते हुए इसे देखा जो इसी को घूर रहा था। क्या तुम्हारा मेरे साथ ऐसा कोई ताल्लुक है तो कि तुम मुझे इस सिलसिले में कुछ कहो? वो एक बार फिर से इसके मुँह पर धुआँ निकालते सवाल करने लगा। पता नहीं आज बंदे को क्या हो गया, वो पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करता था। सख्त तबीयत था, हँसकर बात करना या किसी के साथ मस्ती मज़ाक करना अपनी तौहीन समझता था। वो बहुत छोटी उम्र से सिगरेट पीता था और इसी ने तो इसके सिगरेट का पोल पूरे घर के सामने खोला था। जब इसने इसे छत पर अकेले सिगरेट पीते हुए देखा था, इसने तो पूरी हवेली में ढिंढोरा पीटा था कि साहिर सिगरेट पी रहे हैं। इसके बाद अच्छा खासा हंगामा भी हुआ था और इसकी क्लास भी लगी थी। और इसने गुस्से में आकर जाविश के मुंह पर थप्पड़ मारा था। तब से इन दोनों की आपस में बात बहुत कम होती थी। इस वक्त जाविश की उम्र तकरीबन 12 साल की थी और तभी वो इस मासूम लोमड़ी से ज़रा दूर रहना ही पसंद करता था। लेकिन आज वो फिर इससे बहस क्यों उतर आया था? कहीं वो इससे पुरानी बातों का इंतकाम तो नहीं ले रहा था? खैर इसको तो अपना ही क्या क्या पेश आ रहा था। इसने तो पूरे घर में अच्छा खासा हंगामा कर दिया था। इस वजह से तो ताया जान ने पहली बार साहिर को बहुत मारा था। तब साहिर कोई छोटा बच्चा नहीं, हरगिज़ नहीं था, बल्कि 19 साल का हो गया था। और वो कितने साल की थी? आई थिंक वो 12 साल की थी शायद। ताया साईं की मार से ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ था, बस साहिर साई का डर
का जो डर था वो ख़त्म हो गया था और अब वो खुलकर सबके सामने सिगरेट नोशी करने लगा था। अब तो सिगरेट पीने की आदत ऐसे लग चुकी थी कि सिगरेट पिए बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। नहीं, मैं तो बस अपनी पुरानी चीज़ों को सोचती वो इसे वो थप्पड़ याद आ गया था जो साहिर ने इस दिन इसके मुँह पर लगा दिया था। अपनी हद में रहो, वैसे भी कुछ साल पहले तुम अपनी हद क्रॉस कर चुकी हो। मेरी चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है। ख़ास करके इस चीज़ से। वो अपनी उँगलियों में दबाता सिगरेट इसे दिखाते हुए ज़रा सख्ती से बोला था। वो बिना कुछ बोले सर झुका गई। पहले बचपन में तो इसे वो डरते घबराती नहीं थी, लेकिन इस थप्पड़ के बाद वो इसके पास भी नहीं आती थी। पास आना तो दूर, जिस जगह इसे साहिर खड़ा नज़र आता वहाँ पर मारने का सोच भी नहीं सकती थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह तो ज़ाहिर का बेतहाशा गुस्सा था और हर वक़्त गुस्सा अपनी नाक पे रख कर घूमता था। इसके गुस्से से तो घर का कोई फ़र्द महज़ूज़ ना था सिवाय दराम साईं के। सनान इससे पूरे 7 महीने बड़ा था, लेकिन मजाल थी जो इसे बड़ों वाली इज़्ज़त देता। वो तो शायद इस घर में वो पहली और आखिरी बंदी थी जिसे वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता था। निकालो, खाना निकालो। वो पीछे हटता ज़रा सख्त लहजे में बोला। इसके हुक्म पर वो जल्द जल्द खाना गर्म करती इसके सामने रखकर वहाँ से भागने वाली थी। इसकी भूख पूरी तरह से मर चुकी थी। इतनी डांट खाने के बाद और किसी चीज़ को खाने की गुंजाइश ही कहाँ बनती है। कहाँ भाग रही हो निकम्मी लड़की, चाय बनाओ मेरे लिए। इसे भागता देखकर साहिर इसे मुखातिब करता खाना खाने में मसरूफ़ हो गया था। आप रात की इस वक्त चाय पियेंगे? जावेद गौर से देखती हुई हैरानगी का मुज़ाहिरा करने लगे। साहिर ने निगाह उठाकर इसे देखा था। वो जैसे आंखों ही आंखों में इसे पूछ रहा हो, क्या कहा तुमने? नहीं, मैं बना देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी मर्ज़ी। आप रात के 3 बजे पिएं या सुबह के 10 बजे। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती हुई वापस आती इसके लिए चाय बनाने लगी। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब वो अपनी भूख मिटाने के लिए किचन में आई थी। अगर अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती, कम अज़ कम इस जिला से तो बच जाती। इसके सामने चाय का कप रखते हुए वो भागते हुए किचन से बाहर निकल गई, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता अपने खाने की जानिब मुतवज्जा हो गया था। वो इसे कभी भी मुखातिब नहीं करता था, ना ही वो इसके साथ बेतकल्लुफ़ था। खैर, बेतकल्लुफ़ तो वो दराम साईं के अलावा किसी के साथ नहीं होता था। अगर इसे भूख न लगी होती तो शायद वो जाविश को भी कभी मुखातिब ना करता। बेवकूफ़ लड़की। पता नहीं बाबा साईं का फ़ैसला क्या रंग लाएगा। वो सोचते हुए एक बार फिर से अपने खाने की जानिब मुतवज्जा हो गया था। ऐसा बहुत कम होता था कि दराम साईं खुद पर कंट्रोल ना कर सके। अपने जज़्बात को वो बहुत सँभाल कर रखता था। वो कभी किसी औरत की इज़्ज़त पर हर्फ़ नहीं आने देना देता था। इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद औरतों की इज़्ज़त करना था। इसे फ़ख्र था अपनी तरबियत पर कि इसने आज तक किसी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा था। वो अपने जज़्बात को लेकर बहुत सच्चा और खरा था, और जो जज़्बात वो इस वक़्त अपनी पनाह में मौजूद इस लड़की के वजूद पर लुटा रहा था, वो तो अपना हक़ समझता था। ये तो 15 साल का इंतज़ार था जो एक निगाह में ख़त्म नहीं हो सकता था, और उसको ख़त्म होने के लिए तो एक पूरी ज़िंदगी चाहिए थी। इसे तो वो सारी ज़िंदगी ही अपने बाहों में कैद रखना चाहता था। इसके लबों को अपने लबों में कैद किए वो न जाने कौन से जहाँ में था। इसकी खुशबू में बसेरा करता वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि वो इसके कंधों पर ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारती इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। सांसों की कैद का दौरानिया बढ़ने लगा तो इसके नाजुक सरापे पर तरस आ गया। इसके लबों को आज़ाद करता वो इसे देखने लगा, जो कि इसके दूर रखने की कोशिश में लंबी-लंबी सांसें ले रही थी और दिलकशी से मुस्कुराकर खुद से पीछे हट गया था। क्या हुआ जानम साईं? अभी तुमने मेरी शिद्दतों की एक झलक भी नहीं देखी और यूँ डर रही हो? अभी तो तुमने मेरे 15 सालों के इंतज़ार का हिसाब देना है। तुम्हारा क्या बनेगा? जब मैं हिसाब-किताब करने पर आया ना तो तुम पागल हो जाओगे। बहुत सारे हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ मेरे। लेकिन फ़िलहाल के लिए निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम मुझे पागल कर दोगी। और एक बात याद रखना, आइंदा तब तक मेरे कमरे में मत आना जब तक मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर यहाँ लेकर ना आऊँ। वो बेड से उठता हुआ बिना इसकी तरफ देखे सीधा वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि इसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो क्यों दराम को अपने इस कदर करीब आने दे रही है, जबकि वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। हर किसी के सामने खुलकर बात करने वाली, अपने हक में आवाज़ उठाने वाली लड़की की यहाँ आकर क्यों बेबस हो जाती थी? आखिर कौन सी कशिश थी दराम साई की गुर्बत में कि इसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था? क्या इसके पीछे कहीं न कहीं निकाह का ये मजबूत एहसास शामिल था जिसे वो हमेशा के लिए ख़त्म करने आई थी? अपने कमरे में आने के बाद भी वो मुसलसल इसे ही सोचे जा रही थी। इसका हाथ इसकी अब तक इसी कमर के गिर्द महसूस हो रहा था, जबकि अपने लबों पर इसके होंठों का लम्स याद करते हुए वो काँप उठी थी। इसका नाजुक सा दिल अब तक बुरी तरह से काँप रहा था। वो क्यों दराम साईं को खुद से दूर नहीं कर पाई थी? आखिर क्या कशिश थी इसकी गुर्बत में कि इसे कुछ समझ नहीं कि इसे सब कुछ भूल जाता था। वो ये भी भूल जाती थी कि वो यहाँ किस मकसद से आई है, क्यों वो इसे खुद से दूर नहीं कर पाई थी।
अपने आप को शीशे में देखते हुए बेसाख्ता इसका हाथ अपनी गर्दन पर आ रुका था। थोड़ी देर पहले इसकी गर्म सांसें वो अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो उसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद से बेहद करीब किए हुए था, यहाँ तक कि अपनी मूँछों घनी मूँछों के चुभन से वो इसकी सांसों को थल-पथल किए हुए था। इसका दिल अब तक बेतरतीब था। वो इसके वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले ही भाग गई थी, लेकिन इसका दहकता लम्ह साथ ले आई थी, जो इसे अब तक बेचैन किए हुए था। नहीं, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूँगी दराम साईं। मैं मानती हूँ मैं आपके निकाह में हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आई। मुझे वापस जाना है अपनी दुनिया में। ये हवेली की चार दीवारियों में आपके शाही कमरा मेरी मंजिल नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं चली जाऊँगी। इस हवेली के मर्दों के बारे में सब जानती हूँ मैं। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है दराम साईं। पर वैसे भी यहाँ है कोई जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने देखा है इसकी आंखों में आपके लिए बेतहाशा इश्क। अगर मैंने आपको पा लिया तो वो मर जाएगी, क्योंकि इस औरत के दिल में वो मकाम कोई एक ही मर्द हासिल कर सकता है जो आप सना के दिल में हासिल कर चुके हैं। और सना के ख्वाबों का घर जलाकर मैं अपना आशियाना नहीं सजाऊंगी। आज सुबह सुबह ही इन सब का प्लान बन गया था नूर को अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाने का, लेकिन अभी इनकी तैयारियां शुरू ही हुई थी कि जाफिश को पता चला कि जर्निश यूनिवर्सिटी जा रही है। इसने तो आज छुट्टी कर ली थी, जबकि सानिया के एग्जाम्स खत्म हो गए थे। वो कभी ज़रनिश के बगैर तो कहीं नहीं जाती थी, इसलिए सुबह-सुबह इसके इसके सर पे सवार थी। "ज़ाविश प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरे यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है। मेरा आज एक अहम लेक्चर है, अगर मैंने नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। मुझे पता है मेरी अदीब बहुत लायक है, अगर एक अदद लेक्चर मिस हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ चलें ना, सब लोग चल रहे हैं और मैंने इतनी मुश्किल से आराम स अदा को मनाया है। इनका कोई भरोसा नहीं, ये ना हो कि वो लेट हो होने पर वो चलने से इनकार कर दें। आज ना इनके जिरगे में किसी किस्म की कोई पेशी नहीं थी, इसलिए वो हमारे साथ चलने को मान गए हैं। क्या दराम अदा भी जा रहे हैं? फिर तो पक्का साहिर अदा भी साथ साथ होंगे। तौबा तौबा, मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इन दोनों की मौजूदगी में अगर सिर्फ सनान साई होते तो हम चले जाते। इनके साथ बंदा आराम सुकून से इंजॉय कर सकता है, वो तो किसी चीज़ पर मना नहीं करते। और दराम अदा और साहिर अदा, तौबा तौबा, इनके साथ कानों को हाथ लगाया था। ओहो, ओह नो, वो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं और और वो दोनों साथ हैं, तो सबको पता है वो एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे, हम खूब मस्ती करेंगे। और जहाँ तक बात सनान अदा के साथ एंजॉय करने की है, तो वो तो तुमने कहा के बाद हनीमून पर जाकर एंजॉय कर लेना। वो बेहद शरारत से गोया हुई, इससे पहले कि वो कुछ और कहती। प्लीज़ अब इनकार मत करना, वो इसे उंगली दिखाते हुए बोली। जब सनान वहाँ चला आया, क्या मसला है तुम्हारे साथ लड़की? क्यों हर वक्त किताबी कीड़ा बनी रहती हो? यूनिवर्सिटी कल चली जाना, आज हम सब बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हारे तो हमारे साथ चलो। इसका अंदाज हुक्म देने वाला था। चलो जी, ठीक हो गया। अब तो मेरे भाई मान ही जाएगी। जाविद ज़ुमानी दाज में कहती वहां से रफू चक्कर हो गई थी। इसे जब से पता चला था जाविद, सानिया और सनान इसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो दनिश को भी तैयार देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। आज इसका एक बहुत अहम लेक्चर था, जिसे छोड़कर वो इसके लिए इसके साथ चलने को तैयार हो गई थी। थैंक यू सो मच जनिश अदी, आपने मेरे लिए इतना अपना अहम लेक्चर छोड़ दिया। आप बहुत अच्छी हैं। वो इसके गले लगते हुए खुशी से बोली थी। हम चारों जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। इसने सनान, जाविश और सानिया को देखते हुए कहा। चारों नहीं, आठों। दराम अदा दराम अदा सही, साहिर अदा सही, सनान अदा सही, सानिया, सना, तुम और मैं, सबके ख़ानदान का नाम ले लिया इन्होंने। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। जाविश ने फ़ौरन इसे बताया था, जबकि दराम का नाम सुनकर इसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। चलो तुम सब तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार करूँ। दराम सही हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ते इनके पास से गुजरते बाहर निकल गया था। हाँ, हम सब तैयार ही तो हैं, लेकिन सना दी अभी तक नहीं आई। बीबी जी, सना बीबी जी कह रही हैं कि इन्हें कहीं नहीं जाना, आप सब लोग चले जाए। मुलाजमा ने पास रुकते हुए बताया था। अरे ऐसे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, इनके बगैर तो मज़ा भी नहीं आएगा। हम जब भी जाते हैं इनके साथ जाते हैं, आ जाएंगी यार प्लीज़। ज़ारा दी, आप जाकर इनसे बात करें ना, एक बंदा मिसिंग होगा तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा ना। जाविश ने उदासी से कहा था। वो शायद नूर की वजह से हमारे साथ नहीं जाना चाहती। इन्हें इन्हें रहने दो। वैसे भी 2 दिन पहले बहुत बुरा हुआ था, जर्निश ने इनकार किया था। आप रुके जर्निश अदी, मैं जाती हूँ। सना अदी को अपने साथ लेकर आऊँगी, से मुस्कुराते हुए कहा था। वो वैसे भी जाने वाली थी। इसने सोचा था कि वो किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होगी, लेकिन शायद ये मोहब्बतें, ये चाहते वो कहीं से भी नहीं मिली थी, तो क्या जाता था अगर वो इन्हें समेट लेती। इसने बेहद आहिस्ते से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? आ जाओ इधर। सना
ने अपने हाथ में न जाने कौन सी किताब उठाई हुई थी। एक नज़र दरवाजे की जाने देखती इजाज़त दी। मैं हूँ नूर। इसने मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर कदम रखा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? वहाँ से देखते हुए सवाल करने लगी। आप हमारे साथ बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं जा रही? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इस दिन की वजह से यकीनन होंगी। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं आई। मैं बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ़ अपने बाबा साईं के लिए आई हूँ। ताया साईं मुझे उस बाबा साईं से मिलवाने के लिए यहाँ लाए हैं। मैं चली जाऊँगी। प्लीज़ आप मेरी वजह से अपने घर वालों के साथ दूरियाँ ना बनाएँ। आप बड़ी हैं मुझसे, मुझे आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैंने बहुत बदतमीज़ी की इस दिन, और अगर आप झूठ नहीं बोलती तो यकीनन ना करती। एक गलती आपने की, एक गलती मैंने कर दी तो मेरे ख़्याल से अब हिसाब बराबर हो चुका है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि मज़ीद किताबें खोलनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ इसे भुलाकर मेरे ख़्याल में हमें एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। मैं यहाँ से जाने से पहले अपने लिए बहुत सारी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करती हैं तो प्लीज़ आज हमारे साथ ज़रूर चलेंगी। हम बाहर आपका इंतज़ार करें। आपके पास 15 मिनट है। अगर आप 15 मिनट में आ गई तो मैं यही समझूंगी, जो मैं चाहती हूँ वही आप भी चाहती हैं। इसने मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर निकलने लगी। जब सना ने इसे बुलाया, देखो मैं 15 मिनट में हरगिज़ तैयार नहीं हो सकती। मुझे तैयार होने के लिए तकरीबन कम अज़ कम 1 घंटा चाहिए। नूर ने मुस्कुराकर पीछे देखा। गाड़ी आराम से ड्राइव कर रहे हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप जितनी जल्दी तैयार होकर आ सकती हैं आ जाए। वो बस इतना कहकर कमरे से निकल गई। इसने कमरे से बाहर कदम रखा था कि सना इसे अपने पीछे महसूस हुई। अरे ये क्या, आप तैयार नहीं हुई? इसने हैरत से इसे देखा था। लड़की वो दराम सही है, वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती, ये बात याद रखना। वो चादर ठीक से लेते हुए इन सब के साथ ही बाहर निकली थी, जबकि नूर के दिमाग में तो बस दराम सही के अल्फाज गूंज रहे थे। 15 साल इंतज़ार किया है तुम्हारा। इसके अल्फाजों के हज़ार से खुद को छुड़ाते वो जल्दी से घर से बाहर निकल गई थी। वो सब लोग एट सेटर गाड़ी में 8 सीटर गाड़ी में बैठे सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आराम से गाड़ी चला रहा था, जबकि साहिर साहिब फ्रंट सीट पर बैठा अपने सिगरेट फूँकने में मसरूफ़ था। न जाने वो दोनों कौन-सी बातों में मगन थे, जबकि एक चीज़ जो नूर बार-बार नोट कर रही थी, वो थी दराम की फ्रंट मिरर में नज़र आती आँखें, जो जो वो इसी पर फ़ोकस किए हुए था। कल रात के बाद वो इससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। बात करना तो दूर, इसके सामने भी नहीं आना चाहती थी। इसने ज़रा-सा सनान के साथ किसी के खिसक कर बैठने की कोशिश की तो शीशे के सामने से हट गई। इसे तो अब इसकी नज़रों से भी खौफ आने लगा था। वो हक मलकियत रखता था इसे देखने से, इसे बात करना, इसे छूना वो इसका हक था, और नूर को यकीन था कि वो अपने हक, अपनी मलकियत से कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सना, इसका क्या कसूर जो इसके ख्वाब से जाकर बैठी थी, और क्या तक और क्या तुक बनती थी कि सना कि ये जज्बात एक तरफा हों। एक लड़की तभी अपनी इतनी आगे बढ़ जाती है जब तक इसे दूसरी तरफ से पजीराई ना मिले। इसे यकीन था कि सना के जज्बात एक तरफा हरगिज़ नहीं थे। सना की मोहब्बत इस बात की गवाही थी कि इस सफ़र में वो अकेली हरगिज़ नहीं है। सफ़र गुजर रहा था और जाविश और सानिया के साथ साथ बातों में लगी थी, जब इसे एक तरफ फिर से अपना आप किसी के नज़रों के हिसार में महसूस हुआ। इसने बेसाख्ता नज़र उठाकर सामने शीशे की जानिब देखा, जहाँ से इसे एक बार फिर से वही सियाह निगाहें इसकी तरफ मरकूज़ किए हुए था। इसने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। इसकी आंखों में देखते हुए इसे वो खुमार याद आ, आता था जो कल रात आराम साईं की निगाहों में इसके लिए था। इसकी बेरुखी में बात करते हुए इसका इसका दिल एक बार फिर से बेतरतीब होने लगा। नूर अपने आप को बेखबर जाहिर करती बातों में मगन होने की कोशिश करने लगी, लेकिन निगाहें बार बार इन सियाह नशीली आंखों से टकराती तो झुक जाती, और इनकी झुकी निगाहें देखकर इसकी आंखें मुस्कुराई थी। वो सब लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ी की जानिब आए थे। सनान तमाम लड़कियों को लेकर आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि दराम साईं और साहिर साईं न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। आज सुबह चाचा साईं तुमसे क्या बात कर रहे थे? मुझसे ये कह रहे थे कि साहिर साईं को बुलाओ, मुझे बहुत अहम बात करनी है। कोई मसला तो नहीं? वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। इन सबको अपनी मस्ती में मगन देखकर वो इससे मुखातिब होता, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला तो नहीं। वो दरअसल बाबा साईं मेरी शादी के पीछे पड़ गए, इस सिलसिले में बात कर रहे थे मुझसे। वो अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर देते हुए बोला था। तो आपने क्या कहा? साहिर साईं, फिर क्या इरादा है? वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ इससे पूछने लगा। मेरा तो कोई इरादा नहीं है, बस कह दिया है आप कह दिया है कि आप दराम साईं के बारे में सोचें, क्योंकि आपको अब रुखसती की ज़रूरत है। वैसे मैंने नहीं बताया कि कल रात को मैंने आपके कमरे में कौन सा नज़ारा देखा। वो शरारत से कहता इसे छेड़ने लगा था। बता देते तो अच्छा था, कुछ फ़ायदा ही हो जाता। खैर, मेरा फ़ायदा तो अब ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी
ज़्यादा देर तक गवारा नहीं रहने देंगे। चलो अब जल्दी से मेरी मुझे पूरी बात बताओ। दरआम साई ने एक नज़र सनान के साथ ऊपर की जानिब खड़ी तस्वीर बनाती नूर की तरफ देखा और इसकी तवज्जो एक बार फिर से शादी वाली बात की जानिब दिलाई। मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। फ़िलहाल बाबा का इरादा अपनी भतीजी पर है। अब वो भतीजी कोई भी हो कोई भी हो, इन्हें बाहर से बहू नहीं लानी। वो इसे कभी भी कुछ नहीं छुपा पाता था, इसीलिए जो दिल में होता था वो साफ-साफ इसके सामने बोल दिया करता था। जानते हुए भी कि वो किसी गैर के बारे में नहीं, बल्कि इसकी बहन के बारे में बात कर रहा है। तुम अपने इरादे बताओ साईं, अगर तुम्हें इस खानदान की बहू बाहर से लानी है, तो मेरी पूरी सपोर्ट मिलेगी। बस एक बात याद रखना, शादी अपनी पसंद से करना। इंसान की ज़िंदगी का ये फैसला इसकी मर्ज़ी से से हो यही बेहतर है। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, अगर इसमें एक बार कोई अपना घर बना ले तो वो सारी ज़िंदगी के लिए इस घर को संवारने में लग जाता है। वो इसे समझाते हुए बोला। जब साई ने एक नज़र सनान साई से बातों में मगन जाविश की तरफ देखा। फैसला मुश्किल नहीं है दराम साई, मैं इस लड़के से शादी करूंगा जिसके दिल पर किसी और की छाप नहीं होगी। इसने मुस्कुराकर एक गहरा कश लिया था। बाबा साई ने इसके सामने दो ऑप्शन रखे थे, एक सना और दूसरी जाविश, जबकि वो जरनिश का रिश्ता सनान साई से पक्का करने का इरादा रखते थे। इसने हमेशा अपने आप के लिए एक ऐसी लड़की का सोचा था जो अपने दिल को साफ और शफाफ रखे। इसके दिल में अपने शौहर के अलावा और कोई ना हो। शादी के बाद की मोहब्बत पर यकीन रखने वाला इंसान था। वो शादी से पहले अपने जज्बात किसी पर लुटाना मोहब्बत की तौहीन समझता था। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे नावल रीड आउट करने की, तो कोई शॉर्ट सा नावल दे दिया करें। 700 पेजेस हो गए, 800 पेजेस हो गए, ये इतने लंबे लंबे नावल्स मुझे ना दिया करें, क्योंकि मुझे ना एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है कि हाय अल्लाह इतने एपिसोड्स देने पड़ेंगे मुझे। खैर आप लोगों की खुशी के लिए कुछ भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।